उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बहुत बारिश हो रही थी और इसी बारिश पे दो लड़कियां रोड पे भाग रही थी। उनमें से एक लड़की ने व्हाइट लहंगा पहना था तो दूसरी ने लाइट पिंक कलर का। दोनों बार रुक रुक करके पीछे देख रहे थे। वो दोनों लड़कियां भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। फिर दोनों वहां कुछ देर रुक जाती है। थोड़ी देर में वहां लखनऊ के लिए ट्रेन आ जाती है। एक बार दोनों एक दूसरे को देखती है और फिर पीछे मुड़कर देखती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। वो दोनों जाकर एक सीट पे बैठ जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। कुछ देर तक जब ट्रेन नहीं चलती है तो दोनों लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता है कि तभी वहां अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और कुछ लोग स्टेशन की एंट्रेंस से अंदर आने लगते हैं। वो सब अपनी हाथ में गन लेकर खड़े हो जाते हैं और उन सब के बीचों बीच में से दो लड़के आते हैं। इसमें से आगे वाले लहजे ने ब्लैक लोअर और व्हाइट शर्ट पहनी थी, उसके आंखों में शेड्स थे, तो वही दूसरे लड़के ने डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। उन दोनों लड़कों के चेहरे पे कोई भाव नहीं था, लेकिन उनको देखकर वो दोनों लड़कियां अंदर तक कांप जाती है कि तभी दूसरी लड़की पहली लड़की से कहती है, सिया हम नहीं बचेंगे, वो हमें नहीं छोड़ने वाले। हमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन हम भाग नहीं पाए और हमें बचाते बचाते कहीं आप ना मुसीबत में फंस जाए। हम कह रहे हैं, हमने आपसे कहा था लौट जाए और बहुत देर हो गई है। अब बस एक ही रास्ता है, हम शांति से उनके सामने चले जाते, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। उस लड़की ने सिसकते हुए कहा, आप शांत हो जाए सिया। सिया ने नायरा को शांत करते हुए कहा, जबकि वो खुद अंदर से डरी हुई थी क्योंकि आज जो उसने कदम उठाया है वो अच्छे से अंदाजा हो गया था कि आगे उसके और सिया के साथ क्या होने वाला। वही स्टेशन पर, सर हमने पूरा स्टेशन देख लिया है, दोनों मैडम कहीं नहीं मिली, एक बॉडीगार्ड ने व्हाइट शर्ट वाले आदमी से कहा। ट्रेन में भी चेक करो, उस आदमी ने कोल्ड वॉइस में कहा। यस सर। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड ट्रेन के अंदर चला जाता है। वो बॉडीगार्ड कुछ देर में सिया और नायरा के सामने था। वो बॉडीगार्ड उन दोनों से कहता है, मैम सर आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज नीचे चलिए। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर नायरा की पकड़ सिया पे मजबूत हो गई। सिया ने भी नायरा का दर भांप लिया, लेकिन उन दोनों के पास उस बॉडीगार्ड की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगती है। कुछ देर में वो दोनों उन लड़कों के सामने खड़ी थी। विहान नायरा को अपने साथ लेकर जाओ और याद रहे कि ये वापस भागने की कोशिश ना करे। उसकी बात सुनकर विहान आगे आकर नायरा का हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। नायरा बार बार उससे अपना हाथ छोड़ने को कह रही थी, लेकिन जैसे विहान पे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसके जाने के बाद वो लड़का सारे बॉडीगार्ड को वहां से जाने का इशारा करता है। इशारा पाकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहां पे सिर्फ वो लड़का और सिया थे। वो लड़का सिया के पास आकर उसके गालों पे खींचकर एक थप्पड़ रसीद देता है। थप्पड़ लगने से सिया नीचे गिर जाती है। वो लड़का उसके लेवल पे बैठकर अपने एक हाथों से उसके बालों को पकड़ता है और दूसरे हाथों से उसके चेहरे को पकड़ के अपने चेहरे के करीब लाकर अपने दांतों को पिसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रेहान सिंह ठाकुर से दूर जाने की? मैंने कहा था ना, मुझे जो चीज़ एक बार पसंद आ जाए वो चीज़ सिर्फ मेरी होती है। तुम तो मेरा प्यार हो तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा? लगता है तो तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। आखिर इतना तो मैं अपनी बीवी के लिए कर सकता हूँ, मिसेज सिया रेहान सिंह ठाकुर। इतना कहकर रेहान उसको जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए स्टेशन के बाहर लेता आता है। स्टेशन के बाहर एक जीप थी। रेहान सिया को उस जीप के अंदर धक्का दे देता है और दूसरे तरफ से आकर खुद बैठ जाता है और जीप स्टार्ट कर देता है। रेहान एक हाथ से जीप चला रहा था तो दूसरे हाथ से सिया हाथ पकड़ रखा था। सिया बार बार उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन रेहान उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। दिए के बार बार स्ट्रगल करने से रेहान परेशान हो रहा था, इसलिए रेहान गाड़ी रोक देता है और सिया के हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। सिया रेहान की पकड़ ढीली होते हुए देखकर जैसे जीप से निकलने की कोशिश करती है कि रेहान उसे पीछे से अपनी तरफ खींचता है और उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। रेहान के इस एक्शन पे सिया एकदम शॉक हो जाती है। रेहान की किस बहुत ही ज्यादा रूड थी, जिससे सिया को दर्द भी हो रहा था। वो बार बार रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। करीब 15 मिनट किस करने के बाद रेहान उसे छोड़ देता है। रेहान के छोड़ते ही सिया गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसको ऐसा करता देखकर रेहान एविल स्माइल कर देता है और कहता है, आई होप इतना तुम्हारे लिए काफी होगा, और अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं नायरा को मार दूंगा। इतना सुनकर सिया अपनी जगह शांति से बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि रेहान जो कहता है वो करके रहता है। रेहान सिया का वीक पॉइंट अच्छे से जानता था। उसको पता था कि सिया कभी भी किसी को दर्द में नहीं देख सकती थी, और रेहान को सिया की यही बात बहुत पसंद थी, और इतने दिनों में तो उसे नायरा से काफी लगाव हो गया था। रेहान फिर सामने देखते हुए जीप फिर से स्टार्ट करता है और ठाकुर हवेली के लिए निकल जाता है। वही सिया अपनी जगह पे बैठी यही सोच रही थी कि सिर्फ एक हफ्ते में उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। उसके सामने उसका बिता हुआ एक हफ्ता किसी पिक्चर की तरह घूम रहा था। फ्लैशबैक, एक हफ्ते पहले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन।
लखनऊ टू गाजियाबाद आने वाली ट्रेन में से एक लड़का जिसकी उम्र करीब 19 साल होगी वो निकलता है। उसकी के पीछे एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल होगी वो आती है। उस लड़की हाथ में एक बैग था, वही लड़के के हाथ में 2 लगेज थे। सियादी आपको कोई और जगह नहीं मिली थी, आपको पता है ना गाजियाबाद कितनी खतरनाक जगह है। वो लड़का सिया से कहता है। हमें नहीं मासी को, हम यहाँ अपने काम से नहीं मासी से मिलने आए हैं ध्रुव। सिया मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहती है। सिया ध्रुव। एक लड़की सिया और ध्रुव को आवाज लगते हुए उनके तरफ आती है। उसे देखकर सिया कसकर उसे गले लगा लेती है। आप कैसी है नायरा? सिया नयारा से अलग होते हुए कहती है। हम ठीक है, आप कैसे हैं ध्रुव? नायरा ध्रुव से कहती है। कैसे होंगे, ऐसी राक्षस दी मिली है, देखो कैसे खुद सिर्फ अपना हैंडबैग उठा रही है और हमसे ये 2 भारी भरकम लगेज उठवा रही है। ध्रुव मुंह बनाते हुए अपने हाथ में पकड़े लगेज को देखते हुए कहता है। अच्छा हम राक्षस तो तुम राक्षस के भाई, और कितना हल्का है ये, एक में तुम्हारे कपड़े हैं और एक में मेरे कपड़े और लगेज है। सिया ध्रुव को घूरते हुए कहती है। इतना ही हल्का है तो आप ही उठा लो, मुझे क्यों दिया है? ध्रुव भी सिया को देखते हुए कहता है और उन दोनों के देखकर नायरा अपना सिर पीट लेती है और खुद से कहती है। ये दोनों फिर से शुरू होगा, कुछ कर नायरा, नहीं तो पूरा दिन यही गुजरना पड़ेगा। अरे अरे बस भी करो, तुम दोनों घर नहीं चलना है, माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है। नायरा सिया और ध्रुव को रुकते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर सिया और ध्रुव एक दूसरे को घूरते हैं और फिर स्टेशन के बाहर चले जाते हैं। अच्छा तुम सब यही रुको, हम टैक्सी लेकर आते हैं। नायरा वहां से चली जाती है। वही कुछ दूरी पे कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। सिया और ध्रुव की नज़र उस तरफ चली जाती है। ध्रुव हमें क्या करना चाहिए? सिया मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहती है। जा मेरी शेरनी दी, उनको अच्छे से सबक सीखना जिससे वो अगले जन्म में भी किसी लड़की को ना छेड़े। ध्रुव सिया को कंधा थपथपाते हुए कहता है। उसके इस एक्शन पर सिया मुस्कुराकर उस तरफ चली जाती है। तभी वहां नायरा आ जाती है। ये सिया कहाँ जा रही है? नायरा कंफ्यूज होकर ध्रुव से पूछती है। वो कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे और दी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई, इसलिए दी उन्हें सबक सिखाने जा रही है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। जब नायरा उस तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है, उसके सर पर पसीने आने लगते हैं। आपको नहीं पता ध्रुव वो किसके आदमी है? नायरा ध्रुव से कहती है। तो ध्रुव नायरा को शांत करते हुए कहता है। वो किसी के भी आदमी हो, दी को गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और अब उन सब की बैंड बजने वाली है। ध्रुव कहता है तो नायरा अपने मन में कहती है। जिसका डर था वही हो रहा है। सिया को यहाँ पे आए 2 दिन भी नहीं हुए जो ये उनसे दुश्मनी मोलने की कोशिश कर रही है। वही सिया, वो लड़के जैसे उस लड़की का हाथ पकड़ने वाला होता है वैसे ही कोई उसका हाथ पकड़ के उसकी पीठ से लगाकर उसे धक्का दे देता है। जैसे वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सिया खड़ी थी। कौन है बे तू, तेरे हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? वो लड़का गुस्से से सिया पर चीखते हुए कहता है। ऐसे इतना कहकर सिया उस लड़के का हाथ पकड़ के फिर से उसकी पीठ से लगाकर अपने पैर से उसके पैर पर मारती है, जिसे वो लड़का नीचे बैठ जाता है। उस लड़के को पीटता देखकर उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। सिया उस लड़के को उठते हैं और खींचकर थापड़ उसके गालों पर रसीद देती है और फिर उसके बालों से पकड़कर उससे कहती है। लड़कियों की इज्जत करना सीखो, तुम्हारी जागीर नहीं होती है लड़कियां। सिया गुस्से से इस लड़के से कहती है। और तुम इसे क्या सजा देना चाहोगी तुम्हें छेड़ने के लिए? सिया उस लड़की को देखते हुए कहती है। तो वो लड़की आकर सीधा उस लड़के के चेहरे पे थापड़ मार देती है और सिया को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। सिया भी वहां से जाने लगती है कि तभी वो लड़का उससे कहता है। तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिए, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? वो लड़का सिया से कहता है। जिसे खुद नहीं पता कि वो कौन है तो मैं क्या जानूंगी? सिया मुस्कुराते हुए उससे कहती है। तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, वो लड़का चिढ़ते हुए कहता है। देखते हैं। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है। वही वो लड़का वहां से निकलकर बाहर जाता है, वहां पे एक जीप में बैठकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में वो लड़का एक बड़े हवेली के बाहर आकर अपनी गाड़ी रुकता है। उस हवेली के बाहर बड़े अक्षर में लिखा था ठाकुर हवेली। वो लड़का सीधे घर के अंदर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर हाल में मौजूद सभी खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ निहाल बेटा, तुम्हारी ये हालत किसने की? एक औरत उस लड़के से पूछती है जिसका नाम निहाल था। जब सिया ने निहाल को धक्का दिया था तब निहाल मुंह के बल गिरा था, जिससे उसे थोड़ी चोट आई थी और उसके चेहरे से लेकर हर जगह मिट्टी लगी हुई थी। एक लड़की ने, पीछे से एक लड़का आते हुए कहता। क्या एक लड़की ने? वो औरत दोहराती है। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे बेटे पर हाथ उठाए? दूसरी औरत कहती है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। ये है ठाकुर परिवार। पहले इस घर के मुखिया महेंद्र सिंह ठाकुर, इनकी वाइफ वीना सिंह ठाकुर, इनके 2 बेटे हैं समर सिंह ठाकुर और समर्थ सिंह ठाकुर। समर सिंह ठाकुर रेहान के डैड, रेना सिंह ठाकुर रेहान की मॉम, रिया सिंह ठाकुर रेहान की बहन, समर्थ सिंह ठाकुर रेहान के डैड, मुगदा सिंह ठाकुर रेहान की मॉम, सुरभि सिंह ठाकुर रेहान की बहन।
नीता सिंह विहान और रेहान की बुआ निहाल इन्हीं का बेटा है। कैसे हुई निहाल तुम्हारी हालत? रेना जी ने पूछा। निहाल उन्हें स्टेशन वाली सारी बात बता देता है सिवाय इसके कि सिया ने उसे क्यों मारा था। राका, मुझे उस लड़की के साथ साथ उसका पूरा खानदान यहाँ चाहिए। ये आवाज़ रेहान की थी। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। उन्हें खुजने मत जाए, निहाल कहता है। लेकिन क्यों बेटा? मुग्धा जी पूछती है। क्योंकि वो कोई और नहीं नायरा भाभी के घर से है। निहाल के कहते ही सब है देखने लगते हैं। क्या उसके पूरे घर सिर्फ मेरा बेटा दिखता है? पहले वो नायरा और अब वो लड़की, क्या सब मेरे बेटे को मरते रहेंगे और मैं बस देखती रहूंगी? नीता जी गुस्से से कहती है। राका, उस लड़की के साथ नायरा को भी लेकर आना। ये आवाज़ विहान की थी। जी सरकार। इतना कहकर राका वहां से चला जाता है। राका रेहान का भरोसेमंद आदमी था। रेहान के डैड मिनिस्टर है। वही सिया के साइड। नायरा सिया और ध्रुव को लेकर घर पहुंचती है। सिया मासी को देखकर उनके गले लग जाती है। आई मिस्ड यू सो मच नैना मासी। इतना कहकर सिया नैना जी से अलग होती है। हमने भी आप सबको बहुत मिस किया। अच्छा, आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाए। नैना जी की बात सुनकर सिया और ध्रुव अपने कमरे में चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई न इनको लाने में नायरा? नैना जी थोड़ा परेशान होकर नायरा से पूछती है। मासी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है वो निहाल। उसके बाद सिया और निहाल के बीच की सारी बातें वो नैना जी को बता देती है। उसकी बात सुनकर नैना जी अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है। जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ अब सिया के साथ हो रहा है। नैना जी परेशान होते हुए कहती है। माँ, नायरा आगे कुछ कह पाती कि दरवाजा पर खटखटाने की आवाज़ आती है। आप यही रुकिए, नायरा में देखती हो कि कौन है। इतना कहकर नैना जी दरवाजा खोलने ने चली जाती है। सिया और ध्रुव भी फ्रेश होकर आ गए थे। नैना जी जैसे दरवाजा खुलती है तो वहां पर राका और कुछ बॉडीगार्ड थे। उन्हें देखकर नैना जी थोड़ा डर जाती है। राका उन्हें साइड करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद राका नायरा से कहता है, मैडम आपको विहान और रेहान सर हवेली बुला रहे हैं उस लड़की के साथ जिसने निहाल को मारा है। राका के कहते हैं नायरा के चेहरे पे थोड़े पसीने आ जाते हैं। वही ध्रुव और सिया एक दूसरे को कंफ्यूजन में देख रहे थे। ठीक है, हम आ जाएंगे। नायरा कहती है, मैम आपको हमारे साथ ही चलना है। राका नायरा से कहता है। नायरा एक नज़र नैना जी को देखती है और फिर सिया से कहती है, सिया हमें इनके साथ चलना है। नायरा सिया से कहती है, लेकिन क्यों? सिया कंफ्यूजन से पूछती है। नायरा कुछ बोल पाती कि उससे पहले राका बोल पड़ता है, क्योंकि जिस लड़के को आपने मारा था वो हमारे सरकार के भाई है और वो आपसे मिलना चाहते हैं तो चलिए। इतना कहकर राका सिया को बाहर चलने का इशारा करता है। सिया भी उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये सब कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए वो बिना कुछ बोले बाहर जाने लगी। उसके पीछे ध्रुव, नैना जी, नायरा और राका के साथ उसके आदमी भी चलने लगे। नायरा और नैना जी थोड़ा परेशान थी लेकिन ध्रुव और सिया बहुत आराम से बैठे थे, जैसे उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये सच भी था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं था। सिया चुपचाप जाकर कार में बैठ गई, इस बात से अनजान कि आज के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ देर में सब ठाकुर हवेली पहुंच जाते हैं। सिया हवेली को देखते हुए कहती है, काश मेरे पास मेरा कैमरा होता, ये सब कितना खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुरा देता है तो वही नैना जी, नायरा और राका हैरानी से उसे देखने लगे। उसे देखते हुए राका अपने मन में कहता है, ये कैसी लड़की है, यहाँ में इसे इतनी खतरनाक जगह ले आए हैं और इसे फोटोशूट की पड़ी है। क्या ये पागल हो गई है? फिर अपना सर जातक कर उन्हें अंदर ले गया। राका पहले अंदर आता है, उसके पीछे नैना जी, फिर नायरा, फिर ध्रुव और सबसे पीछे सिया आती है। नायरा को देखकर विहान उसे अपने पास आने का इशारा करता है। नायरा डरते डरते उसके पास जाती है। किसने निहाल को मारा था? विहान प्यार से नायरा से पूछता है। वो गलती से उससे हो गया। नायरा डरते हुए कहती है, कैसे हुआ कैसे नहीं, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा बल्कि ये पूछा किसे किया। इस बार विहान गुस्से से पूछता है कि तभी सिया वह आकर नायरा को अपने पीछे करके विहान के आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैंने मारा उस लड़के को। फिर थोड़ा मुस्कुराकर, सॉरी मारा नहीं बल्कि बहुत मारा। और क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने क्यों मारा उसे? रेहान जो सिया को आने के बाद से लगातार देख रहा था, सिया के इस एक्शन पर अपनी चेयर से खड़े होते हुए उससे पूछता है, लेकिन निहाल ने बताया तो? रेहान की बात सुनकर नीता जी कहती, लेकिन उनकी बात बीच में काटते हुए रेहान कहता है, आपको अच्छे से पता है बुआ जी कि मेरी बात कोई बीच में काटे ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मैंने ये सवाल इस लड़की सिया अरोरा नाम है मेरा। रेहान की बात बीच में काटते हुए सिया कहती है। उसकी बात सुनकर जहां पूरी ठाकुर फैमिली उसे देखने लगते हैं और यही हाल नैना जी और नायरा का भी था। ध्रुव तो ये सब देखकर मजे ले रहा था, तो वही सिया की बात सुनकर रेहान उसे घूरने लगता है।
तुमसे जो पूछा जाए उसका की जवाब दो, और मुझे ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त नहीं है, समझी। रेहान गुस्से से सिया से कहता है। उसकी बात सुनकर सिया डर जाती है, लेकिन अपना डर अपने चेहरे पे नहीं आने देती और अपना सर हाँ में हिला देती है। तुमने निहाल को कैसे मारा? मुग्धा जी सिया से पूछती है। उनकी बात सुनकर सिया निहाल को खोजने लगती है। जैसे उसकी नज़र निहाल पे पड़ती है तो उसकी आंखों में वही गुस्सा जो स्टेशन पर था वो आ जाता है, क्योंकि निहाल ने उसी लड़की को पकड़ा था जिसे उसने छेड़ा था। उधर क्या देख रही हो? अच्छा, तो उस लड़की को देख रही हो? हाँ, मैंने ही उसे निहाल से कहकर यहाँ बुलाया था। तू तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये लड़की कई सालों से यह रह रही, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो, आज की आई लड़की के वजह से इसने मेरी बेटे पर हाथ उठाया। नीता जी मुस्कुराते हुए सिया से कहा। अच्छा, आपने मुझसे पूछा था कि मैंने आपके निहाल को कैसे मारा? सिया सबकी तरफ देखती है। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूजन में उसे देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर सिया निहाल के पास जाती हैं। कर जिस हाथ से उसने उस लड़की को पकड़ा था उस हाथ को पकड़ के उसकी पीठ से लगा देती है और उसे धक्का दे देती है, और निहाल फिर से जाकर मुंह के बल गिरता है, लेकिन इस बार उसका सर हल्का टेबल से टकरा जाता है। उसके बाद सिया उस लड़की को लेकर नायरा के पास खड़ा कर देती है। उसके इस एक्शन पर जहां पूरा ठाकुर परिवार शौक था, वहीं इसके एक्शन पर रेहान मुस्कुराने लगता है, जैसे उसे उसके एक्शन के बारे में पहले से पता था। और आप सब सवाल को बारी कि मैंने निहाल को क्यों मारा, तो जहां तक मुझे इस कार्टून से उम्मीद है ये आप सबको सिर्फ आधा सच ही बताया होगा, तो मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने इस आदमी को क्यों मारा। ये सब कहते वक्त सिया सबकी तरफ देख रही थी। उसके बाद वो स्टेशन पर हुई सारी घटना ठाकुर परिवार को बता देती है, जिसे सुनने के बाद ठाकुर परिवार को जहां अब निहाल पर गुस्सा आ रहा था, वहीं नीता जी को लग रहा था कि सिया खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो ये सब कह रही है। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम एकदम सच कह रही हो? रीता जी सिया को घूरते हुए कहती है। आपको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो मत मानिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू नॉट मी। सिया सीधा रीता जी की आंखों में आंखें डालकर कहती है। उसकी बात सुनकर रीता जी कुछ कहने वाली होती है कि तभी रेहान उनकी बात काटते हुए कहता है, मेरे घर में खड़े होकर जहां किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने आवाज उठाने की, वही तुम हम सब के आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। ये कहते वक्त रेहान धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रेहान के चेहरे पर एविल स्माइल थी। फिर रेहान उसके करीब आकर उसके कानों में कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया, और अगर मुझे कोई चीज़ एक बार पसंद आ जाए तो। इतना कहकर रेहान अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। उसकी बात सुनकर और उसे अपने इतना करीब देखकर सिया हैरानी से उसे देखने लगती है। फिर रेहान उससे दूर होकर नैना जी की तरफ देखकर कहता है, हम आपको राका के साथ वापस भेज रहे हैं। गलती निहाल की थी तो वो आप सबसे माफ़ी मांगेगा। निहाल सबसे माफ़ी मांगो, रेहान कोल्ड वॉयस में कहता है। लेकिन रेहान बेटा, नीता जी फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान उन्हें घूरकर देखता है, जिससे वो चुप हो जाती है। उसके बाद रेहान निहाल को देखता है। उसके बाद निहाल सबसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद रेहान के कहने पर राका नैना जी, नायरा, ध्रुव और सिया को उनके घर छोड़ आता है। रेहान फिर बिना किसी की तरफ देखे स्टेयर से ऊपर की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद रेहान एक कमरे के सामने खड़ा था। उस कमरे का दरवाजा खुलकर रेहान उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। उस कमरे में अंधेरा था। फिर रेहान उस कमरे की लाइट ऑन करता है। वहाँ की दीवार पर कई तस्वीरें थी और वो तस्वीर सिया की थी। रेहान उसमें से एक तस्वीर के पास जाता है जो वहाँ मौजूद सारे तस्वीर में से सबसे बड़ी थी। उस तस्वीर के पास जाकर रेहान उसे छूते हुए कहता है, 2 साल पहले तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। तुम्हें देखकर मुझे कुछ फील हुआ था जिसे मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैं वापस गाजियाबाद बाद आया तो हर समय मैं तुम्हें मिस करता था और उस समय मुझे पता चला आई एम इन लव विथ यू, बट यू नो आई हेट दिस फीलिंग। और उस समय मैंने ठाना था कि अगर जिंदगी में फिर से मुलाकात होती है तो। फिर एक संकी की तरह कहता है, तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए अपने पास लेता आऊँगा। उसके बाद मैंने सोचा नहीं था कि कभी तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन देखो आज तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि तुम आई तो गाजियाबाद अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगी सिर्फ मेरी मर्जी से। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, रेहान सिंह ठाकुर की। इतना कहकर रेहान हंसने लगता है। उसके बाद वो अपनी और सिया की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक 2, सिया और रेहान की पहली मुलाकात। रेहान अपने डैड के काम से लखनऊ आया हुआ था। रेहान अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था कि तभी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है। देखकर नहीं चला सकते? रेहान गुस्से से ड्राइवर से कहता है, सॉरी सर, वो सामने एक लड़की आ गई थी। ड्राइवर डरते डरते कहता है। उसकी बात सुनकर रेहान गुस्से से अपनी कार से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद रेहान की नज़र सामने खड़ी लड़की की तरफ जाती है। उस लड़की ने पिंक कलर का कुर्ती फ्रॉक पहनी हुई थी, कानों में बड़ी ईयरिंग, खुले बाल, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक और पैरों में जुतिया। वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी।
रेहान एक तक उसे देखने लगता है, उसे देखकर मानो उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। सिया आप ठीक है, एक लड़की सिया की तरफ आते हुए कहती है। सिया ब्यूटीफुल नेम जस्ट लाइक हर, रेहान खुद से कहता है। उस लड़की की बात सुनकर सिया गुस्से से रेहान की तरफ आती है और उससे कहती है, गाड़ी चलने आती नहीं है तो मत चलाया करो, आज तुम्हारी वजह से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। सिया गुस्से से रेहान से कहे जा रही थी और रेहान हल्की स्माइल के साथ उसकी बात सुन रहा था। कुछ देर रेहान को मन भर के सुनने के बाद सिया वह से उस लड़की के साथ चली जाती है और रेहान एक तक जिस तरफ सिया गई थी उस तरफ देखने लगता है और फिर अपनी कार में बैठकर वह से निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड, उन दिन तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की है और मुझे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हारा वही एटीट्यूड, सच के साथ खड़े रहना मुझे हमेशा पसंद आता है। ये सारी बातें रेहान दिया की फोटो को देखते हुए कहता है। सिर्फ एक हफ्ता और तुम मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए, इतना कहकर रेहान हंसने लगता है। वही सिया की तरफ, सिया और बाकी सबको राका उनके घर छोड़ आया था। अपने कमरे में आने के बाद सिया को बार बार रेहान का चेहरा याद आ रहा था। वो खुद से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहा। फिर झलाकर वो कहती है, कहीं भी देखा हो मुझे कोई मतलब नहीं है, को कुछ भी कहो, बहुत हैंडसम है। ये मैं क्या सोच रही हो, सच में यह आने के बाद कुछ भी बोल रही हो। भूल जा सिया, सब भूल जा। इतना कहकर सिया फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर में फ्रेश होने के बाद सिया नीचे चली जाती है। नीचे आने के बाद वो देखती है कि नैना जी और नायरा किचन में लंच बना रहे थे और ध्रुव अपनी बुक लेकर सोफे बैठकर पढ़ रहा था। ध्रुव को देखकर उसे शरारत सूझी, वो जाकर ध्रुव के पीछे खड़ी हो जाती है। वो एक झटके से उसकी बुक छीन लेती है। उसके बुक लेते ही ध्रुव का फोन नीचे गिर जाता है। फोन नीचे देखकर सिया की आंखें छोटी हो जाती है। वही तो मैं सोची, आज सूरज कहाँ से उगा है जो तू खुद बुक लेकर पढ़ने बैठा है। सिया ध्रुव को घूरते हुए कहती है, बाय द वे मुझे लगता है तेरे फोन की स्क्रीन स्क्रैच आ गई होगी। सिया मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहती है तो ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे फोन की स्क्रीन तब स्क्रैच होती जब वो मेरा फोन होता। ध्रुव को बात सुनकर सिया कंफ्यूजन में उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो अगर फोन उसका नहीं हो तो किसका था। वो फोन मेरा नहीं आपका था। ध्रुव की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से फोन की तरफ बढ़ती है। फोन ज्यादा ऊंचाई से बही गिरा था, इस वजह से फोन पर स्क्रैच नहीं आए थे। वो घूर कर ध्रुव को देखती है और जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली होती है कि नैना जी आवाज उनके कानों में पड़ती है। ध्रुव, सिया लॉन्च रेडी हो गया है, आ जाओ। नैना जी की बात सुनकर ध्रुव डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और सिया उसे घूरते हुए उसके साथ डाइनिंग एरिया में आ जाती है। क्या हुआ सिया, तुम ध्रुव को ऐसे क्यों घूर रही हो? नैना जी खाना खाते हुए सिया से पूछती है, जो लगातार ध्रुव को घूर रही थी। सिया कुछ कह पाती उससे पहले ध्रुव कहता है, वो क्या है ना, आज मैं कुछ ज्यादा हैंडसम दिख रहा हो तो दी अपनी आंखें मुझ पर से नहीं हटा पा रही है। उसकी बात सुनकर जहां बाकी सब हंसने लगते हैं तो वही सिया उसे और बुरी तरीके से घूरने लगती है। लंच करने के बाद सब अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। ठाकुर हवेली, सब डाइनिंग एरिया में अकता होकर लंच कर रहे थे। घर के हेड चेयर पर रेहान बैठा था और उसके सामने की चेयर पर इसके दादाजी बैठे थे। सब खाना खा रहे थे। तभी खाना खाते हुए रेहान के दादाजी कहते हैं, मैंने सोचा कि रेहान और विजन की शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा दो। और वैसे भी अब इन दोनों की उम्र भी हो रही है, रेहान अब 29 साल का है और विहान 27 साल का हो गया है। दादाजी की बात सुनकर रेहान और विहान के हाथ अपनी जगह रुक जाते हैं। विहान अपनी चेयर से खड़ा होते हुए कहता है, अगर आप भूल रहे हो टाउन, आपको फिर से बता देता हूं, मैं नायरा के सिवा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। विहान की बात सुनकर दादाजी जी गुस्से से खड़े होकर कहते हैं, तुम्हारे दिमाग में एक बात कान खुलकर सुन लो, मैं उस लड़की को कभी इस घर की बहू नहीं बनेगी। उसका स्टेट्स और हमारे स्टेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। और मैंने कह दिया तो कह दिया कि तुम्हारी और रेहान की शादी मेरे दोस्त की बेटी से होगी। इतना कहकर रेहान के दादाजी डाइनिंग एरियन से अपने कमरे में चले जाते हैं। विहान भी गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं और रेहान उसके पीछे चला जाता है। उन सबको जाता हुआ देखकर नीता जी रेहान और विहान की मां से कहती है, देख लिए तुम दोनों ने उस लड़की के कदमा भी इस घर में नहीं पड़े और अभी सबके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, सोचो जब वो इस घर की बहू बनेगी तो क्या होगा। इतना कहकर नीता जी अपने कमरे में चली गई। बाकी सब भी अपने कमरे में चले गए। वही विहान के कमरे में रेहान जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो विहान का कमरा बिखरा हुआ था। सारे सामान अपनी जगह से फर्श पर गिर हुए थे। विहान सारी चीजें नीचे फेंक रहा था। रेहान उसके पास जाकर उसे रुकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है छोटे? रेहान उसके हाथ में पकड़े सामान को छीनते हुए कहता है, भाई आप जानते हैं ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, इसके बावजूद दादाजी अपनी मर्जी की पड़ी है।
विहान गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। विहान कॉमडाउन दादाजी को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया और अब जो मैं कह रहा हो वो कान खोल कर सुन। इतना कहकर रेहान विहान को कुछ बताता है, जिसे सुनकर विहान रेहान से कहता है, क्या ठीक रहेगा? विहान की बात सुनकर रेहान एविल स्माइल के कहता है, ऑफ कोर्स। उसकी बात सुनकर विहान उसे गले लगा लेता है। मैं एक मेड को कमरा साफ करने के लिए भेज रहा हूँ। इतना कहकर रेहान वाला से चला जाता है और फिर विहान खुद से कहता है, बस एक हफ्ता और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे नायरा। इतना कहकर वो हंसने लगता है। आज का पूरा दिन ऐसे की बीत जाता है। सिया इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ आने वाला है जो इसकी जिंदगी बदल देगा। वो चैन से रही थी। वही नायरा के आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था, जैसे उसे मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है और वो खुद को प्रीपेड कर रही हो। वही रेहान अपने प्लान के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे सिया को अपने पास लाएगा और विहान को बस कल का इंतजार था, क्योंकि कल से ही शुरू होने वाला था सिया और नायरा के जिंदगी का खेल, जिसकी डोरी रेहान और विहान के हाथों में थी। अगली सुबह नैना जी का घर। सिया अपने बेड पर आराम से सो रही थी। खिड़की से आती धूप की रोशनी बार बार सिया को परेशान कर रही थी, जिससे तंग आकर सिया उठकर बैठ जाती है और फिर अपनी आंख मलते हुए बिस्तर से उठ जाती है और वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। आज मीरा ने ब्लैक कलर की सिंपल फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसके नीचे कलरफुल पॉम पॉम लगे हुए थे और वैसा ही सेम डिज़ाइन हाथों पर भी था। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ अपने आंखों में काजल लगाया हुआ था। उसने पैरों में एक जूती पहनी हुई थी। सिया तैयार होकर नीचे जाती है। सिया तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है हाल में नैना जी, ध्रुव और नायरा पहले से बैठ थे। नायरा ने एक लाइट ब्लू कलर का सिंपल लॉन्ग फ्रॉक पहना था। उसने अपने बालों की चोटी कर रही थी। सिया आकर ध्रुव के बगल में बैठ जाती है। ध्रुव ने आज वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसने अपने बाल जेल से सेट किए थे। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? नैना जी ने ध्रुव और सिया से पूछा। सिर्फ हम दोनों नहीं, नायरा भी हमारे साथ जा रही है। हमने सोचा कि क्यों ना कहीं घूम लिए जाए, तो मैंने नायरा और ध्रुव ने मिलकर प्लान बनाया कि हम कहीं घूमने जाएंगे और सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे। सिया ने नैना जी से कहा, ठीक है, शाम से पहले घर आ जाना और पूजा के बाद कुछ खा लेना। नैना जी उन तीनों को देखते हुए कहती है। उसके बाद चारों नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वही ठाकुर हवेली। ठाकुर परिवार के सारे लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आज रेहान के हाथों पूजा होनी थी, क्योंकि आज रेहान का बर्थडे था, इसलिए सब मंदिर जा रहे थे। ठाकुर परिवार के सारे लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और रेहान अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। सारी गाड़ियों के पीछे कई सारे बॉडीगार्ड की भी गाड़ी थी। आखिर रेहान के डैड मिनिस्टर जो ठहरे। कुछ देर में उनकी गाड़ी एक मंदिर के सामने आकर रुकती है। सब लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। आज रेहान ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था और विहान ने गाढ़े नीले रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग पैजामा पहना था। पंडित जी ने पूजा की तैयारी पहले से कर ली थी, बस रेहान का आना बाकी था। वही कुछ दूरी पर सिया की ऑटो आकर रुकती है और उसमें से सिया, ध्रुव और नायरा निकलते हैं। सिया ऑटो वाले को पैसे देकर मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। उन सभी का ध्यान अभी वहां मौजूद गाड़ियों पर नहीं पड़ा था। वो लोग जैसे ही मंदिर में एंटर करने वाले होते हैं कि ध्रुव का फ़ोन बज उठता है। ध्रुव फ़ोन की आईडी देखते हुए कहता है, दी आप दोनों अंदर जाए, मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहे हैं, मैं अटेंड करके आता हो। इतना कहकर बिना उनकी बात सुने ध्रुव वहां से चला जाता है। सिया और नायरा अपना सर हिलाकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं। पोजीशन को ऐसी थी, सिया रेहान के पीछे उसके बगले में खड़ी थी और नायरा विहान के बगल में थोड़ा पीछे खड़ी थी, जिससे न रेहान सिया और विश्व नायरा को देख पा रहा था। इस समय सब सामने मौजूद शिव जी की मूर्ति को देख रहे थे। पंडित जी आरती की थाली रेहान को देते हैं। रेहान आरती की थाली लेकर आरती गाना शुरू करता है। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हसानन गरुड़ासन वृश्वाहन साजे, ओम जय शिव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरक्ता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी, ओम जय शिव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, संकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जगकर्ता जगभरता जगसंहार करता, ओम जय शिव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नितुठी भोग लगावत महिमा अति भारी, ओम जय शिव। त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव।
तभी पीछे से धक्का लगाने से सिया गिरने वाली होती है कि रेहान उसे पकड़ लेता है, जिससे सिया का एक हाथ रेहान के कंधे और दूसरा हाथ आरती की थैली पर चला जाता है। सिया और रेहान एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही रेहान और सिया को इस हाल में देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रेहान जब रेहान को सिया को ऐसे देखता हुआ पता है जो वो बस मुस्कुरा देता है। वही जैसे नायरा उनसे अपनी नज़र हटाती है वैसे उसकी नज़र विहान से जा टकरा जाती है। नायरा विहान को देखकर अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन विहान उसका हाथ पकड़कर वहां से कहीं और ले जाता है। किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ती क्योंकि सब आंखें बड़ी करके रेहान और सिया को घूर के देख रहे थे। वही ध्रुव की तरफ, ध्रुव अपनी फ्रेंड से बात करके आ रहा था, तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो जिससे टकराया था वो एक लड़की थी। वो लड़की अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिरने वाली होती है, उससे पहले ही ध्रुव उसे पकड़ लेता है। गिरने के डर से वो अपनी आंखें बंद कर देती है। वही ध्रुव उस लड़की के चेहरे पर कहीं खोसा जाता है। वो लड़की जब महसूस करती है जब वो नीचे नहीं गिरी तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। अपने सामने ध्रुव का हैंडसम चेहरा देखकर वो उसे देखने लगती है। ध्रुव उसकी आंखों में मासूमियत साफ देख सकता था, उसकी काजल से सनी आंखें, उसके गुलाबी होठ। उसे देखकर ध्रुव कहीं खो गया था कि तभी उसे उस लड़की की प्यारी आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है। क्या आप हमें छोड़ने की कृपा करेंगे? उस लड़की की आवाज़ में चीड़ साफ महसूस हो रही थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव वापस अपने होश में आता है और उसे सही से खड़ा कर देता है। थैंक्स हमें बचाने के लिए। इस बार वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, आपका नाम? ध्रुव मुस्कुराते हुए पूछता है। रिया सिंह ठाकुर। रिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है। और आपका? रिया ध्रुव से पूछती है। ध्रुव अरोरा। ध्रुव रिया को देखते हुए कहता है, अच्छा हम चलते हैं, हमारा परिवार हमारा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है और ध्रुव उसके लगातार देख रहा था जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। फिर खुद से कहता है, कितनी प्यारी लड़की थी, मुझे लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग हो रही है। इतना कहकर ध्रुव वहां से अपने दिल पर हाथ रखकर चला जाता है। वही रिया की तरफ, रिया मुस्कुराते हुए ध्रुव के बारे में सोचते हुए जा रही थी। उसे बार बार ध्रुव का चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सुरभि खड़ी थी। सुरभि को देखकर वो राहत की सांस लेती है और उससे से कहती है, आपने तो हमें डरा ही दिया था। उसकी बात सुनकर सुरभि कहती है, हमने तो कुछ नहीं किया। बाय द वे आप इतना मुस्कुरा क्यों रही है, आपको पहले तो ऐसे कभी भी देखा। सुरभि की बात पर रिया को फिर से ध्रुव से मुलाकात याद आ जाती है। कहाँ खो गई आप दी? सुरभि हिलाते हुए रिया से कहती है, कहीं नहीं, चलिए सब अंदर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इनका कहकर रिया लगभग खींचते हुए सुरभि को अपने साथ ले जाने लगती है। वही मंदिर में रेहान सिया को एक हाथ से खड़ा करता है और दूसरे हाथ से पूजा की थाली उसकी जगह पर रख देता है। सभी लोग उन दोनों को देखकर बारे बना रहे थे क्योंकि ठाकुर परिवार की बहुत इज्जत थी गाजियाबाद में और सबसे ज्यादा रेहान की। आज तक रेहान ने किसी लड़की को गलत तरीके से न तो छुआ था और न ही देखा था और अचानक से किसी लड़की का रेहान के इतने करीब आना सबको हैरान कर से रहा था। सब सिया और रेहान के बारे में बातें बनाने लग रहे थे। जहां टेक परिवार लोगों की बात सुनकर गुस्सा हो रहे थे, वही सिया और रेहान एक दूसरे को देख रहे थे, इस बात से बेखबर कि वो इस भीड़ का सबसे बड़ा टॉपिक बने हैं। सिया रेहान को देखते हुए कहती है, सॉरी को पीछे से धक्का लगाने के कारण गलती से आपसे टकरा गए। सिया की बात सुनकर रेहान मुस्कुरा देता है, लगता है टकराना आपकी आदत है। रेहान की बात सुनकर सिया कंफ्यूजन में उसे देखती है। जी हम समझे नहीं। उसकी बात सुनकर रेहान कहता है, हम है ना, हम समझा देंगे। इतना कहकर रेहान मुस्कुराने लगता है। वही सिया को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सिया को उसकी आंखें देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है जल्द, बहुत जल्द। उसके बाद रेहान सब की तरफ देखता है और उसका चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। क्या बात हो रही है यहाँ पर, जरा हमें भी बताए। रेहान सब की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है। उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर सब चुप हो जाते हैं। वही सिया अपनी नज़र सब की तरफ देखती है तो पति है ठाकुर परिवार के सारे लोग उसे घूर कर देख रहे हैं। उन्हें देखकर सिया खुद से कहती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की, जब देखो तब घूरते हैं, ऐसा लगता कि जैसे कभी लड़की हो नहीं देखी है। एक ये पूरा परिवार है, जब से आई हो तब से घूर रहे हैं, और एक इनका बेटा है, क्या बोलता है क्या करता है मेरे दोनों समझ में नहीं आता है। छोड़ो मुझे क्या इस ठाकुर परिवार से। और ये नायरा की बच्ची मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, जब जरूरत होती है तो भाग जाती है। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर परिवार के लोग और रेहान भी वहां से चला जाता है। वही नायरा और रेहान की तरफ, छोड़िए हमें, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, छोड़िए हमें, हमने कहा छोड़िए हमें। नायरा बार बार रेहान से अपना हाथ छोड़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से रेहान उसे अपनी तरफ पलट देता है और उससे कहता है,
कभी नहीं, सुनो तुमने कभी नहीं। रेहान नायरा वो अपने करें करते हुए कहता है। इस समय उनके बीच हल्की सी भी दूरी नहीं थी। वही नायरा और रेहान की तरफ। छोड़िए हमें, ये आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए हमें, हमने कहा छोड़िए हमें। नायरा बार बार रेहान से अपना हाथ छोड़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से रेहान उसे अपनी तरफ पलट देता है और उससे कहता है, कभी नहीं, सुनो तुमने कभी नहीं। रेहान नायरा वो अपने करें करते हुए कहता है। इस समय उनके बीच हल्की सी भी दूरी नहीं थी। रेहान ने नायरा का हाथ इतना कस का पकड़ा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब रेहान नायरा की आंखों में आंसू देखता है तो अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंखों के आंसू साफ कर देते हैं और उससे कहता है, क्यों नायरा तुम ऐसी हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, तो क्यों तुम ऐसी बन गई हो सिर्फ ये जानकर कि मैं एक माफिया हो? तुम मुझसे पहले जैसे प्यार नहीं करती। आखिर क्या गलती है मेरी? रेहान की बात सुनकर नायरा सुबकते हुए कहती है, तुम मासूम लोगों को भी मारते हो। ऐसा नहीं है जो हमें धोखा देता है और हमारे दुश्मन होते हैं, हम सिर्फ उन्हें मरते हैं। नायरा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब मुझे पता चला कि तुम्हें माफिया से नफरत है तो मैंने अपना सच तुमसे छुपाना ही सही समझा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। देखो नायरा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन तुम मुझसे दूर जाओ, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले जहां रेहान की बातें में प्यार झलक रहा था वही धीरे धीरे उसकी आवाज में जुनून साफ झलकने लगता है। उसके बाद रेहान नायरा को अपने गले से लगा लेता है। वही नायरा भी अपने आप को उसकी बाहों में सेफ फील कर रही थी और उसने रेहान के हक को बहुत मिस किया था। जब रेहान नायरा को उसके गले लगाने पर उसे धक्का ना देने के बजाय उसे गले लगाते हुए देखता है तो उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। रेहान उससे अलग होते हुए कहता है, आज रेहान भाई का बर्थडे है, शाम को राका तुम्हारे घर आएगा तुम्हारे पूरे परिवार को ले आने के लिए और सिया को भी जरूर ले आना। ये दिन सिर्फ रेहान भाई के लिए नहीं, हम सबके लिए जरूरी है। उसकी बात नायरा के समझ नहीं आती है लेकिन वो अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद रेहान उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होठ रख देते हैं। उसके इस एक्शन पर नायरा हैरान हो जाती है। वो वापस अपने होश में आती है लेकिन वो रेहान को धक्का नहीं देती। टाइम जैसे बीतता जा रहा था वैसे वैसे रेहान की किस पैशनेट होती जा रही थी। करीब 10 मिनट बाद रेहान नायरा से अलग होता है। इस समय नायरा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जैसे वो अपने आप को निर्मल करती है वैसे रेहान उसके हाथ को पकड़कर अपनी कार में बैठता है और नैना जी के घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में गाड़ी नैना जी के घर के पास खड़ी थी। नायरा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है और रेहान उसे तब तक देखता है जब तक वो अंदर नहीं पहुंच जाती, फिर अपनी कार लेकर ठाकुर हवेली के लिए निकल जाता है। वही नैना जी के घर पर नायरा के अंदर आते ही सिया उसे देखकर बोलना शुरू करती है, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता मैंने तुम्हें कहाँ खोजा और कहाँ थी तुम? उसके इतने सारे सवाल सुनकर नायरा को सर दुखने लगता है। वो उसे शांत कराकर कहती है, वो मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई थी, उसी से मिलने चली गई थी। इतना कहकर नायरा अपने कमरे में चली जाती है और सिया उसे शक भरी नजरों से देखकर अपने कमरे में चली जाती है। सिया को नायरा की बातों पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वही ठाकुर हवेली, रेहान अपने कमरे में बैठा था। आज उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी जो ठाकुर परिवार ने भी नोटिस की थी, लेकिन किस बात से थी ये किसी को नहीं पता था। लेकिन ये चमक किस बात की थी वो सिर्फ रेहान को पता थी। रेहान शाम को पार्टी में पहनने के लिए कपड़े डिसाइड कर रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। वो रेहान को पीछे से हक कर लेती है। जब रेहान को अनजान सा स्पर्श महसूस होता है तो उसकी आंखें कठोर हो जाती है और वो उस इंसान को धक्का दे देता है। जब वो पलटकर अपने पीछे देखता है तो किसी लड़की को देखकर उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल हो जाती है। वो गुस्से से उस लड़की से पूछता है, तो कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में आने की? उसकी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और उससे कहती है, लगता है दादाजी ने तुम्हें बताया नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं बता देती हूँ, मैं हूँ तुम्हारी होने वाली वाइफ मलिस्का सिंह, दादाजी की दोस्त की बेटी। कहते कहते मलिस्का रेहान के बेहद करीब आ गई थी, जिससे रेहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो उसको किसी लड़की का खुद के करे आना बिल्कुल नहीं पसंद था, उसे सिर्फ सिया की मौजूदगी पसंद थी। ऊपर से मलिस्का ने परफ्यूम उसे किया था और रेहान को परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए गुस्से से रेहान मलिस्का को खींचते हुए नीचे लाता है और दादाजी की तरफ फेंक देता है। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि मलिस्का सीधे जाकर जमीन पर गिर गई। दादाजी जल्दी से उसे उठाते हैं, तभी उनके कानों में रेहान की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, मैंने डाइनिंग टेबल पर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दूसरी बात कान खोलकर सुन लीजिए आप सब, अगर ये लड़की आइंदा से मेरे कमरे या मेरे आसपास दिखाई भी दी तो इसके 100 टुकड़े करवाकर मिस्टर सिंह को पार्सल करवा दूंगा। उसकी इतनी गुस्से भरी बात सुनकर दादाजी डर से अपना सर हाँ में हिला देते हैं। उनकी हाँ देखकर रेहान वहां से चला जाता है। घर में किसी की भी हिम्मत रह के सामने बोलने की नहीं होती थी।
क्योंकि रेहान का गुस्सा बहुत खतरनाक था और वो गुस्से में किससे क्या रिश्ता है कभी नहीं देखता है। मैंने तो पहले से कहा था इनसे कि रेहान से इस लड़की को दूर रखो, लेकिन पापा जी को कोई बात समझ में नहीं आती। देखा क्या हुआ नीता दी पर भरोसा करने का, मुग्धा जी ने रैना जी से कहा। मुग्धा जी की बात पे रैना जी बस मुस्कुरा दी। उसके बाद सब अपने काम में बिजी हो गए। शाम को रेहान के बर्थडे पर पार्टी रखी गई थी, इसलिए रात का वक्त, अब वो समय भी आ गया जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। किसी की जिंदगी का आज सबसे खुशी का दिन था तो किसी के लिए ये बुरा सपना बनने वाला था। अब किसके लिए ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठाकुर हवेली अब पहले से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हवेली को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, जिस वजह से वो रात में चांद की रोशनी में और खूबसूरत लग रहा था। हवेली के अंदर बहुत से गेस्ट आए हुए थे। कई बिजनेसमैन थे तो कुछ मिनिस्टर थे। सबका सिर्फ एक मकसद था, किसी न किसी ट्रिक से वो अपनी बेटी का रिश्ता रेहान से करा दे, क्योंकि रेहान एक पावरफुल बिजनेस था। थोड़ी देर में सारे हाल की लाइट ऑफ हो जाती है और में लाइट स्टेयर पर पड़ती है। जब सब अपनी नज़र उठाकर स्टेयर पर देखते हैं तो सिर्फ देखते रह जाते हैं। ब्लैक सूट, ब्लैक पॉलिश, ब्रांडेड शूज, जेल से सेट बाल जिसकी एक छोटी पोनी में बंधा हो, सिल्वर मैन इयरिंग और हाथों में ब्रांडेड वॉच। रेहान आज दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। सारी लड़कियों की नज़र रेहान पर टिक जाती है, लेकिन रेहान बिना किसी पर ध्यान दिए पूरे हाल में अपनी सरसरी नज़र फेरता है। जब उसको वो नहीं दिखता जिसे वो देखना चाहता था तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर जाता है और वो बिना किसी से बात किए सीधा रेहान के पास जाता है। रेहान भी आज बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लू कलर का सूट पहना था, हाथों में ब्रांडेड वॉच, जेल से सेट बाल, पॉलिश शूज। वो लोग अब तक क्यों नहीं आए? रेहान की आवाज़ बेहद डरावनी लग रही थी। रेहान उसे गुस्से में देखकर डर जाता है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, वो देखी ब्रो, आपको जिसका इंतजार था वो आ गई। उसकी बात सुनकर रेहान उसके नज़रों का पीछा करता है तो दरवाजे से सिया और नायरा अंदर आते हुए दिखाई दे रहे थे। रेहान की नज़र जैसे सिया के ऊपर टिक जाती है। सिया ने रेहान का दिया हुआ गाउन जो उसने राका के हाथों भिजवाया था वो पहना हुआ था। चार्मिंग ब्लैक कलर गाउन, सिल्वर लॉन्ग बटरफ्लाई इयरिंग्स, मीडियम हील ब्लैक सैंडल, खुले बाद और हल्के मेकअप में सिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। सिया को देखते देखते जैसे रेहान अपनी नज़र पूरे हाल में घूमता है वैसे सबकी सिया की तरफ देखता पाकर उसकी आंखों में जो गुस्सा अब तक शांत हुआ था वो फिर से आ जाता है। रेहान को जलन हो रही थी। वो जैसे अपने कदम सिया की तरफ बढ़ने वाला था तभी कुछ बिजनेसमैन आकर उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। आज मैं सिर्फ मैन कपल पर फोकस करेंगी जो नायरा, रेहान और रेहान सिया है, तो मैं ज़्यादा किसी के कपड़ों के बारे में बात नहीं करूंगी। और अगर आप सबको और सबके ड्रेस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगले चैप्टर में बता दूंगी। वही सिया की तरफ, आज नायरा ने डार्क ब्लू चार्मिंग गाउन पहना था, उसके साथ रोज इयरिंग, बालों को एक मेसी बन बनाया हुआ था और पैरों में एक सिंपल सैंडल पहना हुआ था। नैना जी बेटा, मुझे लगता है तुम्हें रेहान को बर्थडे विश कर देना चाहिए। सिया, लेकिन हम क्यों जाए, और वैसे भी यहाँ कितने सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जो उन्हें विश कर रहे हैं। नैना, जाना जरूरी है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है और ये बोके उन्हें दे देना। इतना कहकर नैना जी सिया के हाथ में एक बोके पकड़ा देती है और उसे नायरा के साथ भेज देती है। सिया गुस्से से रेहान की तरफ बढ़ जाती है। सिया उसके थोड़ा ही करीब पहुंची थी कि उसकी नज़र मलिस्क पर जाती है जो एक फ्लावर का बोके लेकर रेहान के पास जा रही थी। लेकिन रेहान का मूड थोड़ा खराब था क्योंकि वो जिसे चाहता था कि उसे विश करे वो कर नहीं रही थी और ऊपर से मलिस्क बार बार उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी, जिसे गुस्से में आकर रेहान उसे खुद से दूर धकेल देता है। रेहान को इतना गुस्से में देखकर सिया नायरा को लेकर वापस जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी उसके कानों में रेहान की आवाज़ पड़ती है, रेहान, मिस अरोड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर सिया खुद को खिंचते हुए उसकी तरफ पलटती है और उसके पास जाकर एक स्माइल के साथ कहती है, सिया, हैप्पी बर्थडे मिस्टर ठाकुर, और कलरफुल फ्लावर बोके उसकी तरफ बढ़ा देती है। उसकी बात सुनकर और उसे अपने पास देखकर रेहान का गुस्सा कहीं गायब हो जाता है। वो उसके हाथों से बोके ले लेता है और उससे कहता है, रेहान, थैंक यू मिस अरोड़ा, एंड मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप पार्टी के लास्ट तक रहिएगा। उसकी बात सुनकर सिया बस अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर सिया नायरा को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। रेहान एक तक सिया को वहां से जाता हुआ देख रहा था और अब उसका मूड पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और अब उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। रेहान अपने मन में, बस थोड़ी देर और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास। इतना कहकर रेहान के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है। प्लीज़ अटेंशन डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिना किसी डांस के पार्टी बहुत बोरिंग होती है, तो क्यों ना हम पार्टी को थोड़ी इंटरेस्टिंग करें। बट एक रूल है, हमारे डांस पार्टनर हमारे ड्रेस कलर डिसाइड करेंगे। इट मीन्स अगर आप किसी ने वाइट ड्रेस पहनी है तो उसका पार्टनर भी वाइट ड्रेस में ही होना चाहिए। इतना कहकर रेहान माइक ऑफ करके स्टेज के नीचे आ जाता है। सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं, सिवा सिया, नायरा और रेहान के कि तभी रेहान नायरा के पास आकर कहता है,
विल यू डांस विथ मी? उसकी बात सुनकर जहां नायरा सोचती वही सिया घूर घूर कर रेहान को देख रही थी, तभी एक मजबूत हाथ सिया का हाथ पकड़कर डांस स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। सिया इस अचानक किए गए एक्शन पर बहुत ज्यादा हैरान थी, लेकिन जैसे वो सामने देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सामने रेहान एक मुस्कान से साथ खड़ा था। सिया गुस्से से लेकिन धीमे आवाज में कहती है, ये क्या हरकत है मिस्टर ठाकुर? उसकी बात सुनकर रेहान अपनी उसकी मुस्कान के साथ कहता है, आपने सुना नहीं मिस सिया कि रेहान ने क्या कहा? हमें अपनी ड्रेस पार्टनर के साथ डांस करना है और मुझसे मैचिंग की ड्रेस पूरे हाल में सिर्फ आपने पहनी है। उसकी बात सुनकर सिया कुछ नहीं कहती है, क्योंकि रेहान सच कह रहा था। पूरे हाल में ब्लैक कलर की ड्रेस सिर्फ सिया और रेहान ने पहनी थी। तभी म्यूजिक स्टार्ट होता है और सब डांस करना शुरू करते हैं। रेहान और नायरा भी सबको ज्वाइन कर लेते हैं। रेहान लिरिक्स गाना शुरू करता है, म्यूजिक, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। रेहान के दोनों हाथ इस वक्त सिया के कमर पर थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रेहान को सिया की आंखों में मासूमियत दिख रही थी, वही सिया को रेहान की आंखों में एक अलग फीलिंग दिख रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। रेहान अपनी लिरिक्स आगे गाते हैं, जिंदगी की शांख से लूं, कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। रेहान और नायरा इस वक्त पूरे तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। नायरा एक दोनों हाथ रेहान के गर्दन पर थे, वही रेहान के दोनों हाथ नायरा के कमर पर थे। रेहान के आगे की लाइंस जो कंटिन्यू करते हुए गाता है, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून, जिंदगी की शांख से लूं, कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। रेहान अपने एक हाथ से सिया के जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए आगे की लाइंस गाता है, जो भी जीतने पल जियो, उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो अब मेरा, उसे तेरे संग जियो। रेहान और रेहान सिया और नायरा को पीछे से हवा में उठाते हुए गाते हैं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। रेहान सिया को अपने आप से दूर करता है और फिर एक जाते से अपने करें खींच लेता है। अचानक से खींचने से सिया की पीठ रेहान के सीने से टकरा जाती है। रेहान पीछे से सिया को उसके कमर ए पकड़ते हुए आगे के लाइंस गाता है, मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है यह इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लूटा, तुझे तुझसे तोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मेरे जिस्म हो जान में आ, तेरी खुशबू और लूं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। रेहान सिया और नायरा को अपनी तरफ करके आगे के लाइन साथ में गाने लगते हैं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। रेहान और रेहान अपना चेहरा सिया और नायरा के गार्डन रखते हुए आगे के लाइंस गाते हैं, बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझे को पाने, यादों के वो नजर आने, एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलूं। अपना चेहरा उनकी गर्दन से उठाकर अपने चेहरे को उनके चेहरे के करीब लाते हुए आगे के लाइंस गाते हैं, जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून, दिल इबादत। सॉन्ग बाय के। सिया और नायरा तालियों की आवाज़ से वापस होश में आते हैं। वो दोनों झटके से उनसे अलग होते हैं और स्टेज से नीचे आ जाते हैं। उसके यूं बार बार अपने आप से दूर जाना रेहान को गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से से अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। उसको इतना गुस्से में देखकर रेहान उसे शांत करता है। तभी एक सर्वेंट ट्रॉली में एक केक लेकर आता है। उस केक पर बहुत खूबसूरत अक्षर में लिखा था हैप्पी बर्थडे रेहान। रेहान एक नाइफ लेकर केक कट कर देता है। वो केक का पहला बीते अपने दादाजी को खिलाता है और दूसरा बीते अपनी दादी जी को धीरे धीरे करके अपनी पूरी फैमिली को खिला देता है। रेहान एक केक का पीस लेकर सिया की तरफ बढ़ता है और उसके सामने वो पीस कर देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन सिया रेहान की आंखों में देखती है जो उसे केक खाने का इशारा कर रहा था। सिया पहले नहीं खाती, लेकिन फिर जब वो रेहान की आंखों में गुस्सा देखती है तो चुपचाप खा लेती है। रेहान अपना हाथ साफ करके माइक लेकर कहता है, जिसे सुनकर जहां सब लोग तालियां बजा रहे थे वही सिया और नायरा के फैमिली के साथ साथ ठाकुर फैमिली भी हैरान हो जाती है सिवा रेहान। सो यही होती है पार्टी एंड। लेकिन मुझे आप सबको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। ये सब कहते वक्त रेहान की आवाज़ बहुत कठोर थी। उसकी आगे की बात रेहान सिया की तरफ देखते हुए कहता है, मैं और मेरा भाई रेहान हम शादी करने वाले हैं एंड माई वोल्ड भी वाइफ नेम इज सिया अरोड़ा। इतना कहकर रेहान सिया की तरफ इशारा करता है।
सिया जो उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, उसे बस किसी भी कीमत पर यहाँ से जाना था। जैसे वो रेहान की बात सुनती है वैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही रेहान की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एंड मेरा भाई विहान उसकी बहन नायरा से शादी करने वाला है। रेहान अपनी बात सिया की आंखों में देखते हुए कहता है, जिसकी आंखों हैरानी गुस्सा साफ झलक रहा था। वही उसकी बात सुनकर पूरे हाल में मौजूद लोग ताली बजने लगते हैं। हाल में धीरे धीरे सारे मेहमान चले जाते हैं। अब वह ठाकुर फैमिली और नैना जी की फैमिली थी। रेहान के दादाजी गुस्से में उसके पास आकर उसके कॉलर को पकड़कर कहते हैं, महेंद्र जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की। रेहान बिना कुछ बोले अपने गले पर हाथ फेरता है और एक खाते से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो गुस्से में महेंद्र जी से कहता है, रेहान मिस्टर ठाकुर हाथ हटाए। उसकी बात सुनकर महेंद्र जी अपने हाथ उसके कॉलर से हटा देते हैं। तभी सिया उसके अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, सिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। वो गुस्से में कहती है। वही रेहान उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है, रेहान मैंने कोई बकवास नहीं की और हरी शादी होने वाली इस एक हफ्ते में। रेहान को बात सुनकर सिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो लगभग चिल्लाते हुए कहती है, सिया मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाली, सुना तुमने, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। सिया की बात सुनकर जहां उसकी आंखें देखकर रेहान का गुस्सा कम हुआ था वही उसके आंखों में वापस आ जाता है। वो गुस्से में सिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, रेहान तुमसे पूछ नहीं बता रहा हूं मैं, हमारी शादी इसी हफ्ते होगी और ये शादी तुम अपनी मर्जी से करोगी। एंड दिस इज द प्रोमिस ऑफ रेहान सिंह ठाकुर। ये कहते वक्त रेहान सिया के हद से ज्यादा करीब आ जाता है। उनके बीच में बस हवा के पास करने की जगह थी। सिया जो उसकी आंखों में देख रही थी वो उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देखकर डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हल्के से सिसकते हुए अपना हाथ उससे छोड़ाने लगती है। उसके आंखों में आंसू देखकर रेहान की पकड़ उसके हाथों पर ढीली पड़ जाती है। सिया उससे अपना हाथ छोड़ा देती है और वापस जाकर नैना जी के पास खड़ी हो जाती है। ध्रुव वहां पर मौजूद नहीं था। उसकी तबीयत खराब होने के कारण वहां से बहुत पहले ही चला गया था। वही नायरा सिया की हालत देखकर थोड़ी डर जाती है, क्योंकि आज तक उसने सिया को रोते हुए नहीं देखा था। सिया बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी। वो हर सिचुएशन से लड़ना जानती थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों रेहान के सामने आकर कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि रेहान का एक अलग ऑरा था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। रेहान राणा इन्हें वापस इनके घर छोड़ दो, रेहान राणा से कहता है, लेकिन उसकी नज़र अब भी सिया पर बरकरार थी। उसका वो रोने की वजह से चेहरा लाल पड़ गया था। वो लोग बिना कुछ बोले उनके साथ चले जाते हैं। रेहान एक बात आप सब ध्यान से सुन लीजिए, मेरी शादी इसी हफ्ते होगी, वो भी सिया से, और आप सब ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा होगा। फिर महेंद्र जी की और मलिस्क की तरफ देखकर कहता है, और अगर इस शादी में किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ वो होगा। इतना कहकर रेहान अपने कमरे में चला जाता है। वही विहान सबकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे सब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वही नैना जी के घर पर नैना जी, सिया और नायरा सोफे पर बैठे हुए थे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। सिया वहां की खामोशी तोड़ते हुए कहती है, सिया मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ और इस बार नायरा को भी लेकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर नैना जी और नायरा हैरानी से उसे देखने लगे। नैना जी उसे देखते हुए कहती है, नैना जी लेकिन बेटा तुम यहाँ से कैसे जाओगी? सिया जैसे आई थी मासी ट्रेन से। नैना जी बात वो नहीं है बेटा, अगर यहाँ पर कोई आता है तो अपनी मर्जी से, लेकिन बिना रेहान की मर्जी से वो वापस नहीं जा सकता। सिया लेकिन हम जाएंगे। और नायरा अपने सामान पैक कर लो, हम अभी निकल रहे हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। सिया ने आज जो कुछ भी फेस किया था उसके बाद उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि एक और दिन वो यहाँ रुक सके। पहले वो अकेले जाने वाली थी, लेकिन वो नायरा को यहाँ नहीं छोड़ सकती थी। ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि रेहान ने उसकी शादी अपने भाई से तय कर दी है। सिया ने आज तक सिर्फ रेहान के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़े थे, लेकिन आज उसे रेहान के बारे में पढ़ी सारी चीज़ें सच लग रही थी। रेहान का गुस्सा, उसका ऑरा और भी बहुत कुछ। उसके दिमाग में बस एक चीज़ घूम रही थी, किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से और रेहान से दूर जाना है। सिया अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक कर लेती है और उस लेकर बाहर आ जाती है। नायरा भी अपना सामान पैक कर चुकी थी, लेकिन उस कहीं न कहीं डर भी लग रहा था। सिया, मासी में और नायरा निकल रहे हैं। इतना कहकर वो नायरा के साथ वहां से निकल जाती है। सिया बाहर आकर ऑटो का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वहां के ऑटो आती है और उसमें बैठकर दोनों रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वही थोड़ी दूरी पर एक इंसान जो ये सब देख रहा था वो किसी को कॉल करके सब बता देता है। वही ठाकुर हवेली में रेहान अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। इस समय उसने सिर्फ ट्राउजर पहने थे। वो पूरे तरीके से शर्टलेस था, जिससे उसकी बॉडी पर 6 पैक एब्स साफ दिख रहे थे। उसने अपने सीने पर त्रिशूल का टैटू बनवाया था।
बालकनी में खड़े होकर वो आज के दिन के बारे में सोच रहा था। आज वो बहुत खुश था, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने सिया का वो रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। वो एक सीक्रेट के काश बार कर चांद को एक तक देखे जा रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जैसे वो फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो अपने मुंह से सीक्रेट निकलकर उसे बालकनी में रखे काफ़ी टेबल के ऊपर तशलते पर रख कर बुझा देता है। काल उठाकर जैसे वो दूसरी तरफ की बात सुनता है तो उसकी आंखें जो समंदर की तरह शांत थी उसमें गुस्से से आग उगलने लगती है। वो अपना फ़ोन दीवार पर दे मरता है और गुस्से में लगभग चीखते हुए कहता है, रेहान, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सिया। तुम मुझसे इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर सोफे पर रखी ब्लैक शर्ट उठता है और पहनकर बाहर निकल जाता है। रेहान ने अपना एक भरोसेमंद आदमी जिसका नाम ऋत्विक था उसे सिया के पीछे लगवा रखा था। सिया के घर से निकलते ही ऋत्विक तुरंत रेहान को कॉल कर देता है। रेहान गुस्से से अपने कमरे में से बाहर निकलता है। विहान जो रेहान के कमरे में एक फाइल के सिलसिले में आया था, जैसे वो उसकी गुस्से भरी बात सुनता है वो भी उसके पीछे निकल जाता है। रेहान बाहर आकर अपनी जीप में बैठता है। उसने विहान को बहुत पहले ही देख लिया था। विहान भी उसके बगल में बैठ जाता है। रेहान उसके बैठे ही गाड़ी चला देता है। रेहान के गाड़ी के पीछे कई बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी चल रही थी। वही रेलवे स्टेशन गाजियाबाद। सिया और नयारा जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते वैसे सामने रेहान की जीप आ जाती है। अचानक से सामने आने से सिया और नायरा थोड़ा डर जाते हैं। रेहान का चेहरा जो बिना किसी भाव का था वो सामने देख रहा था। वही सिया का चेहरे पर हल्के हैरानी के भाव थे और वो वैसे रेहान को देख रही थी। रेहान अपना चेहरा सिया की तरफ पलटता है। सिया की नीली आंखें जाकर सीधे रेहान की ग्रे आई से टकरा जाती है जो गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। सिया अपनी सूटकेस पर अपनी पकड़ कस देती है और पीछे हो जाती है। उसके पीछे होते ही रेहान एटीट्यूड में अपनी जीप से बाहर निकलता है। सिया रेहान को हल्के डर की भावना से देख रही थी। रेहान, मिस अरोरा, क्या हम जान सकते हैं कि आप कहाँ जा रही है? रेहान को पता था कि सिया वापस लखनऊ जा रही है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसकी आवाज़ में इस समय कोई प्यार नहीं था जो हमेशा सिया से बात करने पर होता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा और सख्ती थी, जिसे सुनकर सिया को और डर लगने लगता है। सिया अपने डर को छुपाते हुए कहती है, सिया, मिस्टर ठाकुर, हम वापस लखनऊ जा रहे हैं। इतना कहकर वो उसके बगल से होते हुए रेलवे स्टेशन के अंदर जानने लगती है। तभी उसके कानों में रेहान की आवाज़ पड़ती है, रेहान, जानने से पहले ये देखती जाए, फिर फैसला कीजिएगा आपको यहाँ रहना है या वापस जाना है। उसकी बात ऑनकार सिया पलटती है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती है, क्योंकि रेहान ने अपने फ़ोन में एक वीडियो चालू की थी जिसमें नैना जी और ध्रुव के ऊपर गन पॉइंट्स थे, जिसके बारे में न तो नैना जो खबर थी और न तो ध्रुव को। उस वीडियो को देखकर सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वो रेहान के से जाकर उसके गालों पर खींचकर थप्पड़ रसीद देती है। थप्पड़ पड़ने से जहां रेहान का चेहरा एक तरफ झुक गया था वहीं सारे बॉडीगार्ड ने सिया के ऊपर गन पॉइंट्स कर दिया थे। सिया को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था, जिससे उसने आगे क्या होगा बिना उसके बारे में सोचे रेहान के ऊपर हाथ उठा दिया था। रेहान अपने एक हाथ से बॉडीगार्ड को गन नीचे करने का इशारा करता है और फिर रेहान ने एक नज़र विहान को देखी तो वो नायरा को हाथ पकड़कर उसे वहां से लेता गया। सिया ने जैसे उसे देखा वो मुड़कर उसके पास जाने लगी तो रेहान ने उसे पीछे से कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे सिया को चेहरा सीधा जाकर रेहान के सोने से लगा। रेहान की हाइट 6.4 फुट थी, वही सिया की हाइट 5.9 फुट थी, जिससे सिया रेहान के सीने तक ही आती थी। रेहान अपने एक हाथ से सिया का चेहरा अपनी है से उठता है और उसे गुलाबी मुलायम होठों पर अपने सख्त हल्के लाल होठ रख देता है। रेहान की किस बहुत ज़्यादा रैफली थी। वो सिया को किस के साथ बाइट भी कर रहा था। वही सिया उसे बार बार अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब होती जा रही थी। ये सिया और रेहान दोनों की फर्स्ट किस थी। रेहान करीब 20 मिनट बाद सिया को छोड़ता है। रेहान जैसे सिया को छोड़ता है वैसे को लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सिया फिर से अपना हाथ उठाकर जैसे रेहान को थप्पड़ मरने वाली होती है वैसे रेहान उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोलता है, रेहान, अगर तुम्हारा हाथ वापस उठा तो मैंने अभी जो किया है मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लगता है तो तुम अपनी प्यारी मासी और ध्रुव से बिल्कुल प्यार नहीं करती तो कोई नहीं, मैं उन्हें मार देता हूँ, इससे धरती पर बोझ कम होगा। इतना कहकर वो अपना फ़ोन उठाकर शूटर को कॉल करता है जिसने ध्रुव और नैना जी पर गन पॉइंट की थी। उसकी बात सुनकर सिया घबरा जाती है और रेहान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सिया, नहीं प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी वापस, मैं यही रहूँगी। उसकी बात सुनकर रेहान एक एविल स्माइल के साथ कहता है, रेहान, और मुझसे अपनी मर्जी से शादी करोगी? उसकी बात सुनकर सिया शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो अपना सर हिलाते हुए कहती है,
सिया, मैं तुमसे अपनी मर्जी से शादी करूंगी, लेकिन प्लीज उन्हें छोड़ दो। उसकी बात सुनकर रेहान कॉल कट कर देता है और बॉडीगार्ड को उसका फ़ोन देते हुए कहता है, रेहान उस शूटर को कॉल करके कह देना मेरे होने वाले साले साहब और मासी जी को छोड़ दे। इतना कहकर वो सिया को अपनी गोद में उठता है और एक कार की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि विहान पहले ही जीप ले जा चुका था। रेहान सिया को गाड़ी में धकेल देता है और दूसरी तरफ से खुद आकर बैठ जाता है। रेहान के गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी चलो करके ठाकुर हवेली के लिए निकल लेता है। रेहान कार में बैठते ही कार में पार्टीशन लगा देता है और सिया को खींचकर अपनी गोद में बैठा देता है। सिया उसकी गोद में डरी सहमी सी बैठी थी। रेहान एक हाथ से उसकी कमर पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर अपने करीब करता है और उसके होठों पर अपने हाथ रखकर स्मूथली किस करने लगता है। रेहान के हाथ सिया के कमर पर घूम रहे थे, वही दूसरे हाथ से रेहान सिया के बालों को सहला रहा था। सिया रेहान को बार बार अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना कोशिश करती रेहान उसको उतनी मजबूती से पकड़ लेता। करीब 15 मिनट बाद रेहान सिया को छोड़ता है। उसके छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उसके आंखों में से आंसू निकल रहे थे। रेहान उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहता है, रेहान रोना बंद करो, नहीं तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर सिया चुप हो जाती है। उसके चुप होते ही रेहान सिया को कसकर अपने गले लगा लेता है। सिया बिना हिला डुले शांति से बैठी थी, क्योंकि उसे पता था वो जितना उससे दूर जाने की कोशिश करेगी रेहान उसके उतना अपने करीब करेगा। वही रेहान को सिया को अपने गले लगाकर एक अलग सुकून मिल रहा था। तभी उनके कानों में ड्राइवर की आवाज़ पड़ती है। वो कहता है, ड्राइवर सर हम पहुंच गए। उसकी बात सुनकर रेहान जो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था वो अपनी आंखें खोलकर सिया को अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर निकलता है। सिया, जिसे रेहान ने खुद से ऐसे चिपका के रखा था कि अगर उसने अपनी पकड़ हल्की सी भी ढीली की तो सिया भाग जाएगी। जैसे वो अपने सामने नैना जी घर न देखकर ठाकुर हवेली देखती है तो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो अपनी नज़र रेहान की तरफ करते हुए कहती है, सिया ये तो आपका घर है ना। उसकी बात सुनकर रेहान बिना किसी भाव से उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, रेहान और आज से तुम्हारा भी है, और आज से इसी वक्त से तुम मेरे साथ रहोगी। उसकी बात सुनकर सिया और हैरान हो जाती है और उसकी बाहों से छूटते हुए कहती है, सिया देखिए मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो मन करेगा वो करेंगे। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे मेरी मासी माँ के पास छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर कि वो रेहान से दूर रहना चाहती है, रेहान को गुस्सा आ गया। वो अपनी पकड़ उसके ऊपर लेट हुए कहता है, रेहान अगर मैं प्यार से समझा रहा हो तो समझ जाओ, नहीं तो अगर मैंने अपने तरीके से तुम्हें समझने की कोशिश की न तो तुम और कुछ समझने लायक नहीं रहोगी। रेहान ये कहते वक्त बहुत डेंजरस लग रहा था। रेहान सिया को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सिया का उससे बार बार दूर जाने की कोशिश करना उसे सिर्फ गुस्सा दिलाती है। रेहान एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। रेहान जितना सिया के सामने शांत रहने की कोशिश करता है सिया उसे उतना गुस्सा दिलाती है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। रेहान बिना सिया की बात सुने घर के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगता है। वही ठाकुर परिवार जो हाल में इकट्ठा हुए थे वो कब से रेहान के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विहान भी कुछ देर पहले नायरा को घर लेकर आया था। और जब सबने उसे यहाँ लाने का रीजन पूछा तो उसने कह दिया कि रेहान भाई आके सबके डाउट क्लियर कर देंगे। रेहान सिया को अपनी गोद में उठाए घर के अंदर आ जाता है। सिया को रेहान की गोद में देखकर जहां सब हैरान थे वहीं मलिस्क का मन कर रहा था कि वो सिया को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वही सबकी नज़र अपने ऊपर पाकर सिया खुद से अपने मन में कहती है, सिया पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने गाजियाबाद आने का फैसला किया था। चलो यहाँ आए तो आई, क्या ज़रूरत थी मुझे उस बंदर को मारने की। बहुत समाज सेवा करने का शौक है ना, देखो अब इस समाज सेवा करने के चक्कर में कहाँ फंस गई। इन लोगों को देखो कैसे मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। ये नहीं कि अपने बेटे को कह दे कि भगवान की दया से मेरे दोनों पैर सही सलामत है, मैं खड़ी हो सकती हो, लेकिन नहीं, इन्हें तो मुझे घूरने से फुर्सत नहीं है। फिर सिया अपनी नज़र उन सब से हटाकर रेहान को घूरते हुए मन में कहती है, सिया और एक ये है थे ग्रेट बिजनेस टाइकून एंड अंडरवर्ल्ड डॉन रेहान सिंह ठाकुर, जिसमें शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सबके सामने मुझे ऐसे गोद में उठाकर रखा जैसे कोई 8 साल की, नहीं 8 साल बहुत ज़्यादा है, हाँ 5 साल, 5 साल की कोई छोटी बच्ची हो। अगर ये मुझे नीचे उतार देगा तो मैं कहीं भाग जाऊंगी। हाँ ये बात अलग है कि अगर इसने मुझे नीचे छोड़ो तो मैं मेट्रो ट्रेन की स्पीड से इससे दूर भाग जाऊंगी। फिर ऊपर देखकर कहती है, सिया प्लीज़ भगवान जी आपको मुझ जैसी मासूम बच्ची पर दया नहीं आती। अगर आप मेरा पीछा इस शैतान और इसकी पूरी फैमिली से करवाते हो तो मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ा आऊंगी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर रेहान सिर्फ 3 शब्दों में जवाब देता है, रेहान ये यही रहेगी।
इतना कहकर रेहान बिना किसी की तरफ देखे सिया को वैसे ही लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसके इस एक्शन पर मलिस्क अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही रेहान की वीना जी, रेना जी और मुग्धा जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रेहान नायरा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और सब लोग रेहान की बात पर बस अपना सर हिलाकर रह जाते हैं, क्योंकि रेहान के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रेहान के कमरे में रेहान सिया की अपने कमरे में लाकर बेड पर बैठा देता है। रेहान जैसे ही सिया को बिस्तर पर बैठा था वैसे सिया उससे दूर होकर बेड के एक कोने में चली जाती हैं। रेहान उसको देखकर बस अपना सर हिला देता है। वो इस लड़की को चाहे कितना भी समझा दे कि वो उससे दूर जाने की कोशिश ना करे, लेकिन इस लड़की ने तो कसम खा रखी है कि वो उसकी बात कभी नहीं सुनेगी। रेहान उससे देखते हुए वॉशरूम में चला जाता है। वही सिया उसके जाते ही एक लंबी सांस लेती है। वो फिर अपनी नज़र पूरे कमरे में दौड़ आती है। रूम ग्रे थीम का था, जिसे देखकर सिया मुंह बनकर खुद से कहती है, सिया, इस आदमी को ब्लैक और ग्रे के अलावा कोई कलर पसंद ही नहीं है। जैसे खुद है वैसे ही खुद के कमरे को भी रखा है डेंजरस। सिया खड़ी होकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलने वाली थी वैसे ही एक नॉर्मल लेकिन डरा देने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रेहान फिर से भागने का इरादा है सिया। उसकी बात सुनकर सिया जहाँ खड़ी थी वहीं रुक जाती है और धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। वो जैसे सामने देखती है तो फिर पलट जाती है और कहती है, सिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की के सामने बिना शर्ट के खड़े होते हो। उसके बाद खुद से कहती है, कुछ भी कहो, बहुत हॉट है यार। फिर धीरे से अपने सर पर चपत लगाते हुए कहती है, ये क्या सोच रही है? तो सच में पागल हो गई है। वही रेहान जो कब से वॉशरूम से टिक कर खड़ा था, उसने इस वक्त सिर्फ एक ब्लैक ट्राउज़र पहनी थी। उसके बालों से अब भी पानी टपक रहा था जो रेहान की बॉडी पर भी आ रहा था। अगर इस समय कोई भी रेहान को देख लेता तो उस पर फ्लैट हो जाता, और यही हाल सिया का भी था। रेहान उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, रेहान, मुझे यूं इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना। और दूसरी बात, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनकर सिया जो नीचे देख रही थी वो लड़खड़ाते हुए कहती है, सिया, वो मैं नायरा, हाँ नायरा से मिलने जा रही थी। फिर मुंह बंद कर कहती है, तुम जैसे मुझे उठाकर लाए हो ना, वैसे तुम्हारा भाई भी उसे उठाकर लाया था। सच में वो तुम्हारा एक नंबर का चमचा, बस एक इशारा पाकर मेरी प्यारी मासूम सी बहन को उठा लाया। सिया की बात सुनकर और उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर रेहान को हंसी आ रही थी। द ग्रेट बिजनेस टायकून एंड माफिया रेहान सिंह ठाकुर, जिसके सामने बोलना तो दूर खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं है किसी में, उसके सामने सिया जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। और एक बात जो सबसे अलग थी वो ये थी कि उसको उसकी बात पर गुस्सा नहीं बल्कि हंसी और प्यार आ रहा था। रेहान का मन कर रहा था कि वो अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी बाहों में कैद कर ले और कहीं न जाने दे। रेहान सिया को किसी बच्चे की तरह देखे जा रहा था जो अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ न मिलने पर शिकायत कर रहा था। सिया उस समय सच में बहुत क्यूट लग रही थी। सिया बोलते बोलते रुक गई और रेहान को देखते हुए उससे बोली, सिया, पानी चाहिए। उसकी बात सुनकर रेहान उसे ले जाकर सोफे पर बैठा देता है और पानी की एक ग्लास उसके तरफ बढ़ाकर उसके होठों से वो ग्लास लगा देता है। सिया को बहुत प्यास लगी थी, वो बिना कुछ बोले पानी पीने लगती है। पानी पीकर सिया रेहान की तरफ देखती है तो रेहान उसे देखकर कहता है, रेहान, क्या चाहिए? सिया, खाना। सिया एक शब्द में जवाब देती है। सिया की बात सुनकर रेहान क्लोजेट सेक्शन में जाकर एक लॉन्ग वाइट फ्रॉक ड्रेस निकलकर सिया को देता है और कहता है, रेहान, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे से खाना लेकर आता हो। इतना कह के रेहान वहां से चला जाता है। वही सिया एक तक ड्रेस को देखती है और वॉशरूम में चली जाती है। रेहान ने अपने क्लोजेट में पहले से ही फीमेल क्लोथ्स अरेंज कर लिए थे। उन कपड़ों में कई सारी कुर्ती, जीन्स, लॉन्ग फ्रॉक और नाइट ड्रेस थी। उनमें कोई भी शॉर्ट ड्रेस नहीं थी, क्योंकि न तो रेहान को और न तो सिया को ऐसी ड्रेस पसंद थी। सिया वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है। सिया उस सिंपल वाइट लॉन्ग ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी और नहाने की वजह से उसकी स्किन और ग्लो कर रही थी। सिया की नज़र सामने एक कैनवास पर जाती है और सिया के कदम खुद ब खुद उस कैनवास की तरफ बढ़ जाते हैं। सिया उस कैनवास से कपड़ा हटा देती है तो उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी आ जाती है, क्योंकि उस कैनवास पर सिया की तस्वीर बनी थी। तभी सिया को अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। इस फीलिंग से सिया अंदर तक सिहर जाती है। वो उस हाथ को बार बार अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, रेहान, तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, तो कोशिश करना बेकार है। उसकी बात सुनकर सिया के हाथ वही रुक जाते हैं। रेहान सिया को अपनी तरफ पलटता है और उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखता है। रेहान को सिया किसी एंजल की तरह दिख रही थी जो सिर्फ उसकी है और किसी की भी नहीं, और अगर किसी ने उसे उससे दूर करने की कोशिश की तो रेहान उसे जान से मार देगा। रेहान सिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाता और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। जैसे रेहान की सिया के मुंह में पहला निवाला डालने वाला होता है, वैसे सिया उसका हाथ पकड़कर कहती है,
सिया, मैं खुद से भी खा सकती हो। उसकी बात सुनकर रेहान की आंखें छोटी हो जाती है। वो सिया का हाथ अपने हाथ से हटाकर उसके मुंह में वो निवाला धूस देता है। रेहान बिना सिया की बात सुने उसके मुंह में निवाला धूस देता है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। सिया अपने मन में कहती है, सिया, अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रह गई तो पक्का पागल हो जाऊंगी। अरे यार, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हो जिसे ये अपने हाथ से खाना खिलाएगा। बस एक मौका मिल जाए, फिर इस इंसान से मैं इतनी दूर चली जाऊंगी जहाँ ये क्या इसकी परछाई भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। सिया अपने आप से ही बार कर रही थी, तभी रेहान की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रेहान, अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकल लो, क्योंकि अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यही रहना, वो भी मेरे साथ। उसकी बात सुनकर सिया हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, सिया, इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हो। वही रेहान उसके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन की बहुत ध्यान से देख रहा था। वो उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा देता है। रेहान सिया को खाना खिलाकर प्लेट वापस रखने चला जाता है। वही सिया आज के पूरे दिन के बारे में सोच रही थी। तभी रेहान उसके सामने आकर उसके सर पर टैप करते हुए कहता है, रेहान, क्या सोच रही हो। उसकी बात सुनकर सिया चिढ़ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, सिया, यही कि तुमसे अपने पीछा कैसे छोड़वाओ। उसकी बात सुनकर रेहान की आंखें जो अब तक शांत थी वो एकदम सख्त हो जाती है। वो सिया का हाथ पकड़कर उसके खड़ा करके अपने करीब खींचता है, जिससे सिया सीधे जाकर उसके सीने से लग जाती है। रेहान उसके चेहरे को पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाकर कहता है, रेहान, मुझे मेरी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से ढाल लो, तुम्हारी रूह भी मेरी इजाज़त के बिना मुझसे दूर नहीं जा सकती। और बार बार मेरा पेशेंस चेक करने की कोशिश मत करो सिया, क्योंकि मेरा गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगी। इतना कहते वक्त रेहान की पकड़ सिया के हाथों पर कसती जा रही थी, जिससे सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिसकते हुए कहती है, सिया, लीव मी, आई सेड लीव मी रेहान, यू आर हर्टिंग मी। इतना कहते वक्त सिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बार बार रेहान के हाथों से अपने हाथ छोड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर रेहान के दिल में तीस सी होती है। रेहान सिया का हाथ छोड़ देता है और अपने हाथों से उसके आंखों से निकल रहे आंसू को साफ करता है और फिर उसके अपनी बाहों में ले लेता है। सिया अभी भी सिसक रही थी। रेहान उसके अपने गले से लगाकर उसके बालों में अपने हाथ फेर रहा था। धीरे धीरे वो शांत होने लगी। रेहान उससे अलग होकर उसे वापस से अपनी गोद में उठा लेता है और सीधे ले जाकर बेड पर लेटा देता है और फिर उसके बगल में आकर उसे गले से लगाकर लाइट बंद कर देता है। सिया उसके अचानक किए गए एक्शन पर बेहद हैरान थी। वो बार बार रेहान को खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी। रेहान एक झटके से उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, रेहान, अगर तुम सोना नहीं चाहती तो बताओ, हम कुछ और भी कर सकते हैं। इतना कहकर रेहान उसके और करें आने लगता है। सिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके कहती है, सिया, मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं तो सो भी गई। उसकी बात सुनकर रेहान मुस्कुरा देता और उसके ऊपर से उठकर उसे गले लगाकर सो जाता है। सिया भी कुछ देर में सो जाती है। उसके सोने के बाद रेहान अपनी आंखें खोलता है और उसके सर पर बेबी किस करके उसे कहता है, रेहान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, और अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सब कहते वक्त रेहान की आंखों में सिया के लिए प्यार, जुनून, पोसेसिवन साफ साफ दिख रही थी। रेहान अपनी आंखें बंद करके वापस से अपने गले से लगाकर सो जाता है। वही नैना जी के घर में नैना जी परेशान सी अपने कमरे में टहल रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन उनके आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं दिख रहा था। वो बार बार टहल कर अपने फ़ोन में देख रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। उस नंबर को देखकर नैना जी और घबरा जाती है। वो डरते डरते फ़ोन उठती है। नैना जी, खेलो। तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर नैना जी घबराते हुए कहती है, नैना जी, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर नैना जी बस हाँ में जवाब देकर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद भी नैना जी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी। वो अपने सर पर आए पसीने को पोंछते हुए कहती है, नैना जी, नहीं, मुझे कुछ भी करके उसे उसके पास भेजना होगा, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नैना जी इतना कहकर अपना फ़ोन साइड में रखती है और सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनके आंखों में नींद का कतरा भी नहीं था। वही रेहान के कमरे में रेहान सुकून से सो रहा था कि तभी उसके कानों में सिया की आवाज़ पड़ती है। जैसे वो अपनी आंखें खोलकर सिया को देखता है तो हैरान हो जाता है। सिया नींद में कुछ कह रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। जब रेहान ध्यान से उसकी बात सुनता है तो वो भी हैरान हो जाता है। सिया, नहीं, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो मेरी मम्मी को, छोड़ दो प्लीज़, कोई हमारी मदद करो। इतना कहकर सिया बार बार रो रही थी।
वही रेहान उसकी बात सुनकर हैरान था। सिया नींद में बोले जा रही थी। वही रेहान उसकी बात सुनकर हैरान था। वो सिया को कसकर गले लगा लेता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, रेहान शांत हो जाओ, मैं यही हो सिया। इतना कहकर रेहान बार बार सिया के बालों में हाथ फेर रहा था। उसके ऐसा करने से सिया थोड़ी देर में शांत हो जाती है। रेहान उससे अलग होकर देखता है तो अब सिया के चेहरे पर पसीने, डर और आंसू के जगह एक सुकून था। रेहान वापस से उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपने मन में कहता है, रेहान तुम्हारा जो कुछ भी पास्ट है मैं उसका पता लगा कर रहूंगा, और जिसकी भी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते वक्त रेहान की आंखों में एक अलग इमोशन थे। वो सिया को अपने गले से लगा लेता है और थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। एक अनजान जगह पर एक सुनसान रोड था जिसके आसपास कई पेड़ थे जो वहां का नज़ारा और डरावना बनाते थे। उस रोड पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें बैठी शख्स बाहर निकलता है। वो आदमी सामने एक खंडर के अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो उसकी नज़र सामने बैठे आदमी पर जाती है जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। इस आदमी के आसपास कई बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके कपड़ों पर AR का बैच लगा था। वो आदमी अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। तभी वो शख्स जो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था वो कहता है, AR क्या खबर लाए हो? उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी अपना सर झुकाकर कहता है, पहला आदमी, सर मैम उनके पास है। उसकी बात सुनकर AR के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जिससे कोई नहीं देख पाता। वो उस आदमी से कहता है, AR उसकी पल पल की खबर चाहिए मुझे, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। AR अपने एक हाथ से इशारा करता है जिसे पाकर सारे बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं सिवाय शौर्य के जो AR का असिस्टेंट था। वो AR को देखकर कहता है, शौर्य आप क्यों नहीं बता देते कि आप उनके क्या लगते हैं? आखिर उन्होंने भी तो अपना बहुत कुछ खोया है। वो आपको देखकर खुश होंगी सर। उसकी बात सुनकर AR अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, AR आपको क्या लगता है शौर्य उन्हें अपने आप से दूर करके हम खुश है? कभी नहीं। उन्होंने और हमने बहुत कुछ खोया है और अब हम उन्हें नहीं खो सकते। उसकी बात सुनकर शौर्य कहता है, शौर्य तो आप उन्हें कभी नहीं बताएंगे कि आप कौन है? AR बताएंगे, लेकिन सही समय आने पर जब वो चूहा अपने बिल से बाहर आएगा। इतना कहते वक्त AR की आंखें आग उगल रही थी। AR अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, AR नज़र उन पे भी रखो क्योंकि गेम के मास्टरमाइंड से जुड़ी है वो। उसकी बात सुनकर शौर्य अपना सर हाँ में हिला देता है और वो दोनों उस खंड से बाहर निकल जाते हैं। बाहर कई गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। AR और शौर्य रॉयल्स रॉकर्स में बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही सारी कार वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जैसे रेहान की आंखें खुलती है वैसे उसकी नज़र अपने बगल में सो रही सिया पर पड़ती है। वो सिया को देखकर मुस्कुरा देता है। रेहान उसके माथे पर किस करके फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर रेहान अपने पर्सनल जिम में चला जाता है। करीब 1 घंटा जिम में मेहनत करने के बाद रेहान कमरे में वापस आता है तो उसकी नज़र सिया पर जाती है जो बेड पर बैठकर अपने आंखें मल रही थी। उस समय सिया किसी बच्चे की तरह मुंह बनाकर बैठी थी। उसको देखकर रेहान कहता है, रेहान तुम इतनी जल्दी उठ गई? उसकी बात सुनकर सिया जो धूप की किरणों की वजह से उठ गई थी वो चिढ़ते हुए कहती है, सिया नहीं अभी तो मैं सो रही हो। और ये खिड़की पर से पर्दे किसने हटाए? कितने अच्छे सपने देख रही थी। ये सब सिया खिड़की को देखते हुए कहती है। रेहान मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, रेहान सपने कभी भी देख सकती हो। अब उठ ही गई हो तो फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। इतना कहकर रेहान क्लोजेट रूम में जाता है और वहां से एक वाइट कुर्ती और ब्लैक जीन्स सिया को देता है। सिया अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। उसे जल्द से जल्द नायरा से मिलना था। थोड़ी देर में सिया फ्रेश होकर बाहर आती है। सिया अपने बाल टॉवल से सुखा रही थी। रेहान एक नज़र उसको देखता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर में रेहान भी फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। उसने इस समय कैजुअल ड्रेस पहनी थी। उसकी आउटफिट भी सिया से मैचिंग की थी। सिया उससे देखते हुए धीरे से कहती है, सिया कॉपी कैट। सिया ने ये इतना धीरे कहा था कि रेहान उसकी बात नहीं सुन पाता। वो उससे कहता है, रेहान अगर तुम रेडी हो गई हो तो चले। उसकी बात सुनकर सिया अपना सर हाँ में हिला देती है। रेहान उसे लेकर नीचे चला जाता है। नीचे हाल में सब मौजूद थे। सभी एक तक नायरा को देख रहे थे और फिर सिया के आते उनकी नज़र सिया पर चली गई। सिया उन सब को देखकर अपने मन कहती है, सिया। और ये शुरू होता है सिया को घूरने का गेम। देखते हैं कौन सबसे देर तक घूरता है। सिया ये सब मुंह बनाकर कह रही थी, रेहान अगर आप सबका उसको घूरना हो गया हो तो ब्रेकफास्ट कर ले। ये कहते वक्त रेहान सबको देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब सिया को देख रहे थे। तभी वहां एक आवाज़ आती है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? जब सब उस तरफ अपनी नज़र फेरते हैं तो वहां खड़े आदमी को देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है।
वही सिया और नायरा कंफ्यूजन में थी, तो सुरभि उस आदमी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और खुद से कहती है, सुरभि ये यहाँ क्या कर रहा है। जब सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ AR खड़ा था उर्फ अर्नव राणा। उसे देखकर रेहान की आंखें सख्त हो जाती है। अर्नव आकार सबसे मिलता है, सब खुशी से उससे मिलते हैं। वो रेहान में पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, फिर अपने हाथ की मोटियां बनाकर उसके पेट पर मारकर कहता है, अर्नव थोड़ा मुस्कुरा लिया कर, मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगता। उसकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जो बहुत कम देखने को मिलती है। वो मुस्कुरा कर उसको गले लगा लेता है। तभी उसकी नज़र सिया पर जाती है, जो उसे ही कंफ्यूजन से देख रही थी। वो उससे कहता है, अर्नव, हाई माई सेल्फ अर्नव राणा और फेयार रेहान के बाद इस घर का सबसे लाडला बेटा। अर्नव मुस्कुरा कर सिया से कहता है। सिया उसकी बात कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा देती है। महेंद्र, तो बेटा क्या प्लान है। अर्नव, अंकल अभी तो कोई प्लान नहीं। महेंद्र, तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ। महेंद्र जी की बात सुनकर अर्नव सुरभि की तरफ देखता है, जो छुपकर उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे अपनी तरफ देखता पाकर अपनी नज़र फेर लेती है। अर्नव, सोच लीजिए दादाजी, अगर यह रुका तो कुछ लेकर जाऊंगा। अर्नव अपनी नज़र सुरभि से हटाकर महेंद्र जी को देखते हुए कहता है, महेंद्र जी, ले जाना बेटा, ये तुम्हारा भी तो घर है। उसकी बात सुनकर महेंद्र जी कहते हैं। उनकी बात पर अर्नव मुस्कुरा देता है। सुरभि अपने मन में, दादाजी को इस आदमी को यहाँ रुकने का बोलने की क्या जरूरत थी। कितने मुश्किल से तो ये यहाँ से गया था, अब फिर से इसे झेलना पड़ेगा। सुरभि खुद से बातें किए जा रही थी कि तभी मुग्धा जी कहती है, मुग्धा जी, सुरभि अर्नव को उसके कमरे में छोड़ आओ। सुरभि, लेकिन माँ ये कौन सा पहली बार आए, इन्हें तो इनका कमरा पता ही होगा। रेना जी, सुरभि ये कैसे बात कर रही है आप। मुग्धा ने कहा तो जाओ, अर्नव को उसका कमरे में छोड़ आयो और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दे देना। सुरभि, लेकिन बड़ी माँ। मुग्धा जी, लेकिन कुछ नहीं जाए। मुग्धा जी घूर कर सुरभि को देखती है, तो वो मुस्कुराकर अर्नव की तरफ देखकर कहती है, सुरभि जी चलिए। अर्नव मुस्कुराकर उसके पीछे चलने लगता है। कुछ देर में सुरभि एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अर्नव के साथ अंदर आती है और कहती है, सुरभि, तो ये रहा आपका कमरा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें मत बताइएगा। इतना कहकर सुरभि अर्नव की तरफ मुड़ती है, जो दरवाज़ा से टिक कर खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थी, वो एक तक सुरभि की खोली कमर को देख रहा था। सुरभि जैसे उसकी नज़रों का पीछा करती है, वैसे अपनी कमर अपने दुपट्टे से छुपाते हुए कहती है, सुरभि, बेशर्म आदमी। उसकी बात सुनकर अर्नव अपने कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अर्नव, मेरी बेशर्मी तो तुमने देखी नहीं है, कहो तो दिखा दो। इतना कहकर वो सुरभि की तरफ झुक जाता है, तो पहले से दीवार से चिपक गई थी। सुरभि, देखिए हम कह रहे हैं, हमसे दूर रहिए, नहीं तो हम आपकी इन हरकत से बारे में सबको बता देंगे। अर्नव, और तुम्हें लगता है मैं किसी से डरता हो। ये सब कहते वक्त अर्नव के हाथ सुरभि के खोले लतों को अपनी उंगलियों में घुमा रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो बेबी, ये बताओ तुमने क्या सोचा है उसके बारे में जो मैंने तुमसे लास्ट बार डिस्कस की थी। सुरभि, जो अर्नव को अपने इतना पास देखकर डर रही थी जैसे वो अर्नव का सवाल सुनती है, वो कहती है, सुरभि, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था, हमें आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम किसी और से प्यार। उसके आगे के शब्द उसके गले में अटका जाते हैं क्योंकि अर्नव अपने होठों से उसके होठ ब्लॉक कर देता है। करीब 10 मिनट बाद वो उसे छोड़कर कहता है, अर्नव राणा को न सुनने की आदत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम चाहे जितना टाइम ले लो, लेकिन तुम्हारा जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ में होना चाहिए। लेकिन लगता है तुमने मेरी बात सीरियसली नहीं तो ले लो। और तुम चाहे जिससे भी प्यार करती हो, लेकिन मेरा दिल तुम पर आ गया है तो तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ इस अर्नव राणा की हो बनकर रहना होगा। ये सब कहते वक्त अर्नव के हाथ जो सुरभि की कमर बहुत टाइट से पकड़ कर रखे थे वो उसकी कमर पर और कस जाते हैं। वही सुरभि उसे बार बार खुद से दूर कर रही थी। जब उसे रहा नहीं जाता तो वो गुस्से से अर्नव को धक्का देकर कहती है, सुरभि, एक बात कान खोलकर अपने दिमाग और दिल में डाल दीजिए। हम आपसे प्यार नहीं करते और न ही कभी करेंगे, और आप ऐसे बार बार हमारे करीब नहीं आ सकते, और हम आपसे शादी कभी नहीं करेंगे। और हम भी देखते हैं बिना हमारी इजाज़त के आप हमसे शादी कैसे करते हैं। और फिर बिना उसकी तरफ देखकर वो अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। वही उसके जाने के बाद अर्नव गुस्से से अपने हाथों की मोटियां बनाकर दीवार पर खींचकर दे मरता है और गुस्से से कहता है, अर्नव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की। मुझे तुम चाहिए किसी भी कीमत पर, और अब तुम मुझसे शादी करने के लिए खुद हाँ बोलोगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस सुरभि सिंह ठाकुर में कैसे तुम्हें मिसेज सुरभि अर्नव राणा बनाता हो। ये कहते वक्त अर्नव के होठों पर एक अलग खतरनाक मुस्कान थी। वो अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करता है और कुछ कहकर फ़ोन कट कर देता है और अपने हाथों पर फ़ोन घूमते हुए कहता है,
अर्नब बस 24 घंटे और तुम खुद मुझसे शादी करने के लिए कहोगी। इतना कहकर अर्नब हंसने लगता है। सुरभि अपनी आंखें पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रखता है। सुरभि अपनी आंखें पूछती है और उसकी तरफ पलटी है। वहां पर रिया खड़ी थी। रिया सुरभि की लाल आंखें देखकर उससे पूछती है, रिया, सुरभि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रिया सुरभि की लाल हो आंखों को देखते हुए कहती है, सुरभि कुछ नहीं दी, बस आंखों में कुछ चला गया था। रिया, सुरभि हम पागल नहीं की, हमें ये न पता चले कि कौन रो रहा है और किसकी आंखों में कुछ चला गया है। सुरभि, छोड़ो दी, बाद में बात करते हैं, अभी चले नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर सुरभि रिया को अपने साथ नीचे लेटी जाती है। कुछ देर में अर्नब भी नीचे आ जाता है। सब लोग मिलकर डाइनिंग हॉल में नाश्ता कर रहे थे। सिया आराम से खाना कह रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपनी नज़र ब्रेकफास्ट से हटाकर जब इसे को देखती है तो रेहान अपने एक हाथ से उसे हाथों को पकड़ रखा था और एक हाथ से ब्रेकफास्ट कर रहा था। सिया का ये देखकर मुंह बन गया। वो खुद से मन में कहती है, सिया, इस आदमी को 1 मिनट का भी चैन नहीं है। हाथ तो इसे पकड़ कर रखा कि अगर इसने हल्की सी भी अपनी पकड़ ढीली की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। रेहान, और अगर ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी तो उसे अभी ड्रॉप कर दो, क्योंकि आज जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। रेहान हल्का से सिया की तरफ झुककर कहता है। उसने भले ये बात धीमे से कही थी लेकिन उसके बोले की टोन बहुत खतरनाक थी। सिया उसे देखकर बस अपना सर हिलाकर खाना शुरू कर देती है। वही कोई था तो ये सब देखकर जल भुन रहा था। वो थी मलिस्का। वो गुस्से से अपने मन में कहती है, मलिस्क, जितनी खुशियां मनानी है मना लो सिया, अगर तुम्हारी सारी खुशियां तुमसे छीन न ली तो मेरा नाम भी मलिस्का सिंह नहीं। थोड़ी देर में सब ब्रेकफास्ट करके हाल में आ जाते हैं। तभी सबके कानों में एक आवाज पड़ती है, क्या इसीलिए मैंने मेरी पोती को तुम्हारे साथ भेजा था महेंद्र? जब सब अपनी नज़र उस तरफ करते हैं तो वहां महेंद्र जी की उम्र का एक आदमी खड़ा था। ये थे कैलाश सिंह, मलिस्का के दादाजी। इनके बेटे और बहू की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब मलिस्क 12 साल की थी। तब से लेकर अब तक उसे कैलाश जी ने ही पाला था। उसकी छोटी से बड़ी सारी जिद उन्होंने पूरी की थी और यही कारण था जिससे मलिस्क बहुत जिद्दी हो गई थी। उन्हें देखकर मलिस्का रोते हुए जाकर उन्हें गले लगा लेती है। कैलाश जी, रोते नहीं मेरी बच्ची, अब दादो आ गए हैं ना, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वही सिया उनको बहुत देर से देख रही थी। सिया उन्हें देखकर इतना तो समझ गई थी कि ये जो भी है वो मलिस्का के दादाजी है। रेहान, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, वह कैलाश जी को घूरते हुए वहां पर रखे सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाए बैठ जाता है। वही कैलाश जी सीधा जाकर उसके सामने के सोफे पर बैठ जाते हैं। रेहान, सिया इधर आओ। रेहान सिया को अपने पास आने का इशारा करता है। सिया डरते डरते उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। वही मलिस्का ये देखकर और गुस्से से भर जाती है। वो भी जाकर कैलाश जी के पास बैठ जाती हैं। कैलाश जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मेरी पोती को ठुकरा दिया। कैलाश जी गुस्से में चिल्लाते हुए रेहान से कहते हैं। वो इतने गुस्से में थे कि वो ये भूल गए कि उनके सामने बैठा आदमी कौन है। रेहान गुस्से से खड़ा होता है और अपनी सामने पड़ी टेबल को एक लात मारता है जिससे टेबल थोड़ी दूर जाकर गिरती है। उसके इस एक्शन पर वहां मौजूद सभी लोग अंदर तक कांप जाते हैं। रेहान, अपनी औकात में रहिए मिस्टर सिंह, आपका पूरा वजूद इस दुनिया से मिटाने के लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा। रेहान की बात सुनकर मिस्टर कैलाश सिंह जी भी डर। मलिस्का हिम्मत करके खड़ी होती है और कहती है, मलिस्का, रेहान तुम मेरे दादाजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। उनकी मलिस्का के शब्द उसके गले में ही रह जाते हैं क्योंकि रेहान आगे बढ़कर उसके मलिस्का के गले को कसकर पकड़ लेता है। उसके इस एक्शन पर सब घबरा जाते हैं। महेंद्र जी आगे बढ़कर जैसे रेहान को मलिस्का से अलग करने की कोशिश करते हैं वैसे रेहान अपना एक हाथ उनके सामने करके उनको खुद से दूर रहने का इशारा करता है। महेंद्र जी डर के कारण उससे दूर हो जाते हैं। वही रेहान मलिस्का को घूरते हुए कहता है, रेहान, मेरे सामने अपनी ये जीवन को लगाम में रखा करो, मुझे ऊंची आवाज सिर्फ अपनी पसंद है, किसी और की नहीं। इतना कहकर रेहान एक झटके से उसकी गर्दन से अपने हाथ हटा देता है। रेहान वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाता। वही सिया जो रेहान को गुस्से में देखकर अंदर तक कौप रही थी वो रेहान को अपने पास देकर उससे थोड़ा दूर खसक जाती है। रेहान अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरकर अपने करीब आने का इशारा करता। सिया उसे पास तो नहीं जाना चाहती थी लेकिन उसके आंखों के सामने थोड़ी देर पहले वाला रेहान मलिस्का की गर्दन पकड़ने वाली इमेज उसके आंखों के सामने घूमने लगती है। वो डर के रेहान के पास खिसक जाती है। रेहान उसे अपने करे देखकर खुद को शांत करता है और फिर मिस्टर सिंह को देखते हुए कहता है, रेहान, मेरी होने वाली वाइफ सिया, हम दोनों परसों शादी कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी, आप आना चाहे तो आ सकते हैं। और एक बात अपने जहां में अच्छे से डाल लीजिए, अगर आइंदा से मैंने आपके मुंह से मेरी सिया के बारे में कोई भी शब्द सुना तो वो दिन आपका इस दुनिया आखिरी दिन होगा। और अब आप अपनी पोती के साथ यहां से जा सकते हैं।
उसकी बात सुनकर मिस्टर सिंह खड़े होकर मिस्टर ठाकुर की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर सिंह, इतनी पुरानी दोस्ती का अच्छा सिला दिया तूने महेंद्र। मेरी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी को ये भेजा। चलो मलिस्का। इतना कहकर कैलाश जी मलिस्का का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगते हैं। वही मलिस्का एक तक सिया को देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, मलिस्का, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी सिया, तुमने मुझसे मेरी वो चीज़ छीननी चाही है जिसके लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी है, और अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर वो मुस्कुरा देती है। सिंह मैंशन में मलिस्का अपने कमरे की सारी चीजें इधर उधर फेंक रही थी। वो गुस्से से कह रही थी, रेहान सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा है, मैं सिया को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मरना होगा सिया, अगर रेहान तुम्हारे जीते जी मेरा ना हो सका तो तुम्हें मरना होगा। इतना कहते वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। मलिस्का अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कॉल कट कर देती हैं। वो फिर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारते हुए कहा, मना लो जितनी खुशी मनानी है अपनी शादी की सिया, लेकिन तुम्हारी सारी खुशियां अगर तुमसे छीन न ली तो मेरा नाम भी मलिस्का सिंह नहीं। इतना कहकर वो हंसने लगती है। मलिस्का की हंसी बेहद खतरनाक थी, जो आने वाले खतरे का आगाज कर रही थी। ठाकुर हवेली। सुरभि अपने कमरे में अपने कॉलेज की कुछ बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाकर जैसे दूसरे की बात सुनती है वैसे उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठती है और बेड से अपना दुपट्टा उठाकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। सुरभि इस समय बहुत जल्दी थी, तभी वो सामने से आते हुए शख्स से टकरा जाती है। सुरभि ने कहा, माफ़ कर दीजिए, हमारा ध्यान नहीं था। इतना कहकर वो बिना उस शख्स को देखे आगे बढ़ जाती है। तभी वो आदमी सुरभि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, बहुत जल्दी में दिख रही हो सुरभि। अर्नव की बात सुनकर सुरभि उसके तरफ पलते हुए कहा, हाँ वो मेरी दोस्त। उसके आगे के शब्द उसके गले में राज जाते हैं क्योंकि अर्नव के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल थी। इस स्माइल को देखकर सुरभि को समझने में देर नहीं लगती कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी दोस्त के साथ उसके पीछे अर्नव को ही हाथ है। सुरभि हकलाते हुए कहा, मेरी दोस्त को अपने किडनैप किया है। वो हैरानी से अर्नव को देखते हुए कहती है। अर्नव की स्माइल और बड़ी हो जाती है। उसकी स्माइल देखकर सुरभि के और डर लगने लगता है। सुरभि थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी उससे क्या दुश्मनी है? सुरभि की बात सुनकर अर्नव सुरभि का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे के अंदर ले जाता है और दरवाजा के बगल के दीवार से उसे लगा देता है। सब कुछ इतनी अचानक से हुआ था कि सुरभि कुछ समझ नहीं पाती और अर्नव का अचानक से उसे दीवार से लगाने पर उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। अर्नव उसे देखते हुए कहा, एक बार नहीं 1000 बार कहा है, नफरत है अर्नव राणा को झूठ से, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में जाती ना मिस ठाकुर। उसकी बात सुनकर सुरभि थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए कहा, झूठ कैसा झूठ? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला मिस्टर राणा। उसकी बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सुरभि के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहता है। अर्नव ने कहा, फिर से एक और झूठ? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने तुम्हारी दोस्त को क्यों किडनैप किया। आज सुबह जो तुमने मुझसे कहा था वो तुम्हें याद होगा ना बेबी? अर्नव, जिसके हाथ अब सुरभि के कमर पर जा रहे थे और वो सुरभि की गर्दन पर अपने होंठ चला रहा था। सुरभि उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अर्नव उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके आगे कहता है। अर्नव ने कहा, तुम किसी और से प्यार करती हो। तुम्हारी यही लाइन जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, लेकिन ये सच नहीं है। मैंने अपने एक आदमी से कहकर तुम्हारी इन 1 महीने की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं मेरी सुरभि एक संस्कारी लड़की जिसके लिए अपने दादाजी और पापा की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, अचानक से मेरे सामने कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तभी मुझे तुम्हारी इस 1 महीने की इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अपनी दोस्त से ही मिली हो। ये आइडिया अकेले का तुम्हारा तो होगा नहीं। फिर अपनी उंगलियों से उसके सर पर टैप करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारा इस छोटे दिमाग में मेरे खिलाफ जाने का आइडिया कभी नहीं आ सकता, और मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारी दोस्त का आइडिया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अर्नव एक मुस्कान के साथ उससे कहता है। वही सुरभि उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनकर हैरान थी, क्योंकि अर्नव ने जो कहा था वो सब कुछ सच था। 1 महीने पहले अर्नव ने उसके सामने खुद से शादी करने की बात रखी थी और अपने वापस आने तक का टाइम दिया था। वो उसकी बात सुनकर बहुत हैरान थी और साथ साथ उसे अर्नव से डर भी लगता था। उसने सारी बातें अपनी दोस्त को बता दी थी और उसी ने उसे ये आइडिया दिया था कि अगर वो अर्नव से कहती है कि वो किसी और से प्यार करती हो तो वो उसका पीछा छोड़ देगा, लेकिन यहाँ बाजी उल्टी हो गई। सुरभि अर्नव को देखती है जिसकी आंखें सुरभि को ही घूर रही थी। सुरभि अब इंसान चीज़ों से थक गई थी। वो अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है। सुरभि ने कहा, आखिर आप चाहते क्या है? अर्नव ने कहा, सिर्फ एक चीज़, मुझसे शादी कर लो।
उसकी बात सुनकर सुरभि उसकी आंखों में देखने लगती है और उसे देखते हुए कहती है। सुरभि ने कहा, और अगर मैं न कहो तो? अर्नव ने कहा, तुम्हारी इस ना को हाँ में कैसे बदलना है ये अर्नव राणा को बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन एक बार अपनी प्यारी दोस्त के बारे में सोच लेना, क्योंकि तुमने इस बार ना कहा तो मेरा गुस्सा कहीं उस पर ना निकल जाए, और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा गुस्सा कैसा है। फिर कमरे में लगी घड़ी को देखते हुए कहता है। अर्नव ने कहा, 24 घंटे कल सुबह 10 बजे खत्म हो जाएंगे। मतलब सोचने के लिए पूरी एक रात है, और एक रात काफ़ी होती है सोचने के लिए। तो मुझे कल सुबह 10 बजे तुम्हारा फैसला सुनना है, और तुम्हारा फैसला हाँ में ही होना चाहिए स्वीट हार्ट। इतना कहकर अर्नव सुरभि के करीब आता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। अर्नव की किस बहुत सॉफ्ट थी। सुरभि बार बार उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव की मस्कुलर बॉडी के आगे उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। 10 मिनट बाद अर्नव उससे दूर होता है और सुरभि को देखने लगता है, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो उसके आगे आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहता है। अर्नव ने कहा, याद रखना कल सुबह 10 बजे मिलते हैं बेबी। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वो वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद सुरभि वैसे ही खड़े होकर अभी जो कुछ भी हुआ था वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ रेहान अपने कमरे में आता है तो उसे सिया कहीं नहीं दिखती। ये देखकर उसकी आंखें लाल होने लगती है। वो गुस्से से कहता है। रेहान ने कहा, अगर इस लड़की ने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो घर से बाहर आकर जैसे जीप में बैठकर वहां से निकलने वाला होता है, वैसे उसके कानों में चूड़ी की आवाज़ आती है और उसकी नज़र गार्डन में चली जाती है, जहां सिया वहां लगे पौधों को पानी दे रही थी। वहीं दूर खड़े माली काका ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय पहले सिया रेहान के बर्ताव से डरकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसकी नज़र बाहर की तरफ जाती है और वो उठकर खिड़की के पास चली जाती है। उसकी नज़र गार्डन पर लगे फूलों पे जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो थोड़ी देर पहले की सारी बातें भूल जाती है और गार्डन में जाकर माली काका से पानी लेकर फूलों को पानी देने लगती है। सिया का पूरा ध्यान फूलों को पानी देने में था। वो इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें उसे देखते हुए उसके तरफ बढ़ रही है। रेहान सिया के पास जाकर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे सिया सीधे उसे साइन से लग जाती है और पानी उसके हाथों से नीचे गिर जाता और तभी वहां बारिश होने लगती है। गार्डन में मौजूद सारे लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं सिवाय रेहान और सिया के। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिया को रेहान को आंखों में प्यार, पॉसिबिलिटीज, एक डर सिया को खो देने का। ये सारी फीलिंग्स रेहान के आंखों में थी। वो सिया को देखते हुए हल्के गुस्से से पूछता है। रेहान ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी बिना मुझे बताए? रेहान की बात सुनकर सिया कहती है। सिया ने कहा, वो मैं फूलों को पानी देने आई थी। रेहान ने कहा, इसके लिए माली काका है। सिया ने कहा, लेकिन मेरा मन था। रेहान ने कहा, ठीक है, लेकिन आगे से मुझे बताकर जाना। इतना कह के वो शांत हो जाता है। सिया के करे रहने से उसे एक अलग सुकून मिलता है। उसका वो सारा गुस्सा सिया के करे आने से शांत हो गया था। तभी रेहान की नज़र सामने बिल्डिंग पर खड़े एक शख्स पर जाती है, जो स्नाइपर से सिया पर निशाना लगा रहा था। रेहान ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो खींचकर पता कि तभी गोली की आवाज़ आती है। रेहान जल्दी से सिया को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन गोली सिया की बाजू को छूकर निकलती है। रेहान ये देखकर जल्दी से सिया को अपने सीने से लगा लेता है। वही सिया भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो रेहान की सीने से लगकर रोने लगती है। रेहान उसे कुछ देर अपने सीने से लगे रखता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिया भी रेहान से चिपकी हुई थी। गोली की आवाज़ सुनकर पूरी ठाकुर हवेली नीचे आ गई थी। अर्नव जब सिया के हाथों से खून निकलते हुए देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा और हल्की नमी आ जाती है। वो जैसे अपने कदम उसके तरफ बढ़ने वाला था, तभी रेहान उसे अपनी आंखों से वही रुकने का इशारा करता है। वो सिया को लेकर घर के अंदर चला जाता है। रेहान सिया को वही सोफे पर लेकर बैठ जाता है। रिया ने थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। थोड़ी देर में डॉक्टर भी वहां आ जाती है। सिया रेहान के सीने से लगे हुई थी। उसका रोना बंद हो गया था, लेकिन उसकी सिसकियां अभी भी बंद नहीं हुई थी। नायरा सिया की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाती है। रेहान उसे अपने गले लगाए शांत करा रहा था। डॉक्टर ने कहा, देखिए गोली बस छू कर निकली है और हमने इनकी पट्टी कर दी, ध्यान रखिएगा कि इनके चोट पर दबाव न बने। विहान ने कहा, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर विहान डॉक्टर के साथ चला जाता है। सिया अभी भी रेहान की ही बाहों में थी। रेहान उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। रेहान के कमरे में रेहान सिया को अपनी गोद से उतार कर बेड पर बैठा देता है। वो एक तक सिया के चेहरे को देखने लगता है। सिया का चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें, नाक और होठ पूरी तरह से लाल हो गए थे। रेहान ने कहा, सिया शांत हो जाओ, मैं हूं न तुम्हारे पास।
इतना कहकर रेहान सिया को साइड हक कर लेता है। रेहान सिया को बिस्तर पर लेटा देता है और उसके बगल में आकर खुद लेट जाता है। रेहान सिया को अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर में सिया रेहान के सीने से लगकर सो जाती है। रेहान उसे अलग होता है और बेड से उठ जाता है। जहां रेहान की आंखों में अभी तक फिक्र प्यार था, अब वही रेहान की आंखों में गुस्सा था जो किसी को भी जान ले सकता था। रेहान कमरे से बाहर निकलकर सुरभि से कहता है, जो उसका वही इंतजार कर रही थी। रेहान ने कहा, जब तक मैं नहीं हूं तब तक उसका ध्यान रखना, और बिना उसकी बात सुने वहां से चला जाता है। रेहान घर से बाहर निकलकर अपनी जीप में बैठता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी उसी खंड के पास रुकती है जहां कुछ समय पहले अर्नव था। वहां रेहान के कई बॉडीगार्ड थे और राका भी थोड़ी दूरी पर उसका इंतजार कर रहा था। वो रेहान के पास आके कहा, सरकार वो अंदर है। इतना कहकर वो शांत हो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रेहान से आंखें मिला पाए। रेहान का ऑरा इस वक्त बहुत डेंजरस लग रहा था। वो बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। अंदर एक आदमी की चीखें सुनाई दे रही थी। वो आदमी कोई और नहीं, वो शूटर था जिसने सिया पर गोली चलाई थी, और उस आदमी को अर्नव बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। रेहान अर्नव के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। उसके हाथ रखते ही अर्नव शांत हो जाता है और उस आदमी को घूरते हुए कहा, जिस बहन पर मैंने इतने सालों से एक खरोच भी नहीं आने दी, उसे साले ने मारने की कोशिश की बिना ये जाने की वो है कौन। सिया मेरी जान, मेरी बहन है सिया राणा। इतना कहकर वो एक मुक्का उस आदमी को मार देता है। रेहान ने कहा, तुम्हें जो करना था वो कर लिए, अब मेरी बारी। इतना कहकर वो अर्नव को साइड करके उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ एक सवाल, तुमने ये सब किसके कहने पर किया। रेहान की बात सुनकर वो आदमी जिसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे वो कहा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस मुझे एक कॉल आया था और उसने कहा था कि वो एक फ़ोटो भेज रहा है और मुझे उसे मरना है और इस चीज़ के लिए उसने मुझे बहुत पैसे दिए हैं। इतना कहकर वो शांत हो जाता है और तभी वो शूटर वहां गिर जाता है। रेहान ने चाकू से उस शूटर की गर्दन पर वार करता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहां फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आती है। राका फ़ोन लाकर उसके सामने करके कहा, सर ये उस शूटर का फ़ोन है। उसकी बात सुनकर रेहान उसके हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर पर रख देता है। फ़ोन के दूसरी ओर से आवाज़ आई, क्या हुआ, ख़त्म कर दिया तुमने उस लड़की को, कुछ बोलोगे भी तुम। रेहान उसकी बात सुनकर दांत पिसते हुए कहा, उसे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम्हें बहुत कुछ होने वाला है। इतना कहकर रेहान फ़ोन वहां पर एक दीवार पर दे मरता है। फिर बिना कुछ बोले रेहान और अर्नव वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सिंह मैंशन। मलिस्का ने कहा, क्या हुआ भाई, वो लड़की मर गई। मलिस्का अपने भाई निखिल से पूछती है। निखिल ने गुस्से से कहा, नहीं, लेकिन इन सब के बारे में रेहान को पता चल गया है। उसकी बात सुनकर मलिस्का हैरान होते हुए कहा, खत्म हो गया भाई, रेहान अब हमें नहीं छोड़ेगा, वो मार देगा हमें, मैंने उसे देखा है, उसकी आंखों में मैंने उसके लिए प्यार देखा है। इतना कहकर मलिस्का रोने लगती है। निखिल उसके पास आकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। मलिस्का एक झटके से खड़ी होती है और सामने टेबल पर रखे चाकू को उठाकर अपने हाथ पर रख देती है और कहा, अगर रेहान मेरा नहीं हो सकता तो मैं जी कर क्या करूंगी। इतना कहकर मलिस्का अपने हाथ पर चाकू चला देती है। निखिल ने कहा, मलिस्का